हर अंगूठी को म्यूजियम में पूरे 500 सालों से रखा गया था। सबको लगता था कि ये सिर्फ एक साधारण अंगूठी है, लेकिन उस आदमी की आंखें उसे देखकर चमक उठी। बस उसने धीरे से एक नाम पुकारा, वुजू। अंगूठी ने कांच तोड़ा और उस आदमी के हाथ में जा उड़ी। इस हरकत ने म्यूजियम के डायरेक्टर को चौंका दिया, क्योंकि पहले जिस किसी ने भी इस अंगूठी को छुआ था वो या तो पागल हो गया या फिर उसमें मौजूद काली एनर्जी ने उसे निगल लिया। लेकिन उस आदमी को न केवल कोई नुकसान पहुंचा, बल्कि वो अंगूठी की पावर को अपने मुताबिक यूज भी कर सका। दरअसल बाइसू ने 1000 सालों तक कठिन तपस्या करके किंग बनने की योग्यता हासिल की, लेकिन उसे बताया गया कि हेवन में अब कोई पोजीशन खाली नहीं है। यहाँ तक कि घोड़े चराने का छोटा सा काम भी एक बंदर को दे दिया गया है। अगर ये हेवन और अधिक गॉड्स को समायोजित नहीं कर सकता तो उसकी क्या जरूरत। बाइसू आकाश की ओर उड़ा। उस दिन कोई भी गॉड, बुधा, सेंट या डीमन उसे रोक नहीं सका। लेकिन जब उसने तलवार से हेवन के द्वार खोले तो उसका स्वागत स्वर्गीय महल नहीं बल्कि 2 गुंडों की जमकर पिटाई के रूप में हुआ। पास खड़ा एक गुंडा हंसा, अगर घर जाना है तो पहले हमारी टांगों के नीचे से निकल। जब बाइसू ने चुपचाप कोई जवाब नहीं दिया तो गुंडों ने मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन उसका मुक्का आसानी से रोक दिया गया। बाइसू को थोड़ा अजीब लगा। उसने महसूस किया कि इन लोगों में जरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए उसे यकीन हो गया कि ये जगह हेवन नहीं है। बाइसू ने एक गुंडे को लात मारकर उड़ा दिया। ये देखकर दूसरे गुंडे ने नीली रोशनी वाला अटैक किया। अब मैं तुझे अपनी पावर का एहसास कराता हूँ। लेकिन बाइसू हिला तक नहीं। भले ही बाइसू की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चली गई थी, लेकिन इतनी कमजोर पावर का सामना करना उसके लिए बिल्कुल आसान था। एक ही मुक्के ने उसे सीधा कर दिया। जब बाइसू उस गुंडे को सज्जा देने ही वाला था, तभी दोनों ने घुटने टेक दिए। भाई, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो, बाइसू ने ठंडे लहजे में कहा। भाग जाओ यहाँ से। दोनों भागते हुए गालियां दे रहे थे। लीजान, ये पागल जाग गया है, जल्दी जाकर बॉस को बताना चाहिए। लीजान नाम सुनकर उस आदमी को कुछ याद आया। इस शरीर का मालिक लीजान था, जो बचपन में पेरेंट्स दोनों खो चुका था और उसे उसकी मदर की फ्रेंड लियू येरान ने पाला था। बचपन के अनुभवों के कारण लीजान को ऑटिज्म हो गया और वो दूसरों के तानों का शिकार बन गया। इस दुनिया के लोग स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं करते, बल्कि कुछ सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लेवल्स भी स्पिरिचुअल हीलिंग की तरह ही बटे हुए हैं। हालांकि बाइसू को नहीं पता कि वो इस शरीर में क्यों आया, लेकिन चूंकि आ गया है तो पहले लीजान की आइडेंटिटी के साथ इस दुनिया को समझना चाहिए। तभी सामने एक जोड़ी खूबसूरत टांगे आईं। लीजान, क्या फिर से किसी ने तुझे पीटा? गुलाबी बालों वाली लड़की घबराकर दौड़ी आई। याद में आया कि उसका नाम जीसी है, जो लीजान की फॉस्टर मदर की बेटी है। जब भी लीजान को कोई पीटता वो उसकी मदद करने आती थी और उसकी क्षमता हीलिंग करना था। इससे बाइसू को पता चला कि हर क्षमता का अपना एक गुण होता है। जीसी ने ठीक हुई बाजू को देखा और खुश हुई। अच्छा है कि तुझे ज्यादा चोट नहीं आई, वरना मेरी कमजोर क्षमता से तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ता। उसने लीजान को एक चटकन मारी। लीजान ने झटके से कहा, साधारण इंसान मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है? जीसी को समझ नहीं आया। अब ऑटिज्म की जगह व्यामोह आ गया है। फिर भी उसने लीजान का हाथ पकड़कर घर जाने को कहा। लीजान को पता चला कि यहाँ कार नाम का साधन है, जो बिना किसी मैजिक के हजारों मील उड़ सकती है और लोग बहुत कम कपड़े पहनते हैं। हालांकि ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन पुरानी रीति रिवाजों से मुक्ति मिलती दिखती है। अचानक लड़ाई की पावर देखकर बाइसू भी हैरान रह गया। उसे लगा कि रास्ता नया है और आगे अननोन है, लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वो किस्मत के आगे नहीं झुकेगा। जब दोनों घर पहुंचे तो जीसी सामने खड़े आदमी को देखकर डर गई। उस आदमी की नजर जीसी पर लालच से टिकी थी। तभी लियू येरान ने ठंडे स्वर में कहा, इस घर से तुरंत निकल जाओ। जीसी ने टाई सीधी करते हुए कहा, लगता है तुम्हारी मदर मेरा स्वागत नहीं करती। और उसने जीसी को छूने की कोशिश की, लेकिन जीसी ने घृणा से हाथ हटा दिया। जीसी चलते चलते बोला, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। लीजान को जीसी के बारे में ज्यादा याद नहीं थी, लेकिन उसका आना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी से स्पिरिचुअल हीलिंग शुरू करनी चाहिए ताकि इन दोनों की रक्षा हो सके। लीजान अकेले पार्क आया और याद के आधार पर पुरानी विधि से स्पिरिचुअल हीलिंग करने लगा, लेकिन यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम थी। भले ही उसके पास पिछले जन्म का एक्सपीरियंस था, फिर भी वो सिर्फ 3 स्पिरिचुअल धाराएं ही जुटा पाया। अचानक उसका शरीर इतना गर्म हो गया जैसे 250 डिग्री के उबलते पानी में हो। जब वो संभला तो उसे पता चला कि ये शरीर दुर्लभ प्राकृतिक स्पिरिचुअल आधार वाला है। एनर्जी की कमी के बावजूद उसके शरीर ने 5वें लेवल की स्पिरिचुअल हीलिंग हासिल कर ली थी। अचानक पट की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। छोटी बहन, आओ हमारे साथ थोड़ा खेलो। उस आदमी ने लीजान की ओर इशारा करके कहा, तू यहाँ से चला जा, सुन रहा है? लीजान ने ठंडी नजर से देखा। वो दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन तूने खुद मुझे भड़काया। उस आदमी ने बिजली की पावर जुटाकर लीजान पर अटैक कर दिया, लेकिन लीजान ने सिर्फ एक नजर से उस बिजली को रोक लिया। बिना मौका दिए लीजान ने उसके पेट पर एक जबरदस्त मुक्का मारा और वो मुंह से झाग निकालकर गिर पड़ा। लीजान ने तिरस्कार से कहा, सुपर पावर वाले भी ऐसे ही होते हैं। अचानक एक लड़की ने पीछे से लीजान को कसकर पकड़ लिया और उसे चूमने लगी। लीजान ने तुरंत पहचान लिया कि उसे कोई नशीली दवा दी गई है, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर उसकी गर्दन पर 2 उंगलियां रखकर थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी डाली। दवा का इफेक्ट खत्म हो गया और थोड़ी देर में वो उठ जाएगी। अपनी गंदी हथेलियां मेरी बहन से हटा। आग की लपटों से घिरा एक आदमी गुस्से में आया और बिना कुछ सुने मुक्का मारने दौड़ा। लीजान ने आराम से लड़की को एक तरफ रख दिया। बहुत धीमे हो, तुम जैसे कमजोर सुपर पावर लोगों के लिए अगर स्पिरिचुअल पावर भी ना इस्तेमाल करूं तो भी तुम कीड़ों के बराबर हो। इतना कहकर उसने गुटिया के शरीर को फेंक दिया और फिर अपना पैर उसके सिर पर रखकर पूछा, तूने मुझ पर अटैक क्यों किया?
किया। गुटिये का खून उबल रहा था, उसके पूरे शरीर से भाप निकल रही थी और अचानक उसके चारों ओर आग की लपटें उठी। वो चीखा, तू मेरा अपमान कर सकता है लेकिन मेरी बहन को छूने नहीं दूंगा। आग की लपटें लीजान की ओर बढ़ी, लेकिन लीजान ने हाथ जेब में डाले और आतिशबाजी की तरह उनका आनंद लिया। गुटिये को समझ नहीं आया कि ये कैसी सुपर पावर है। उसने पूछा, तू कौन है? लीजान ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे अपनी हालत देखने को कहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था और वो फटने वाला था। जब वो निराश हो रहा था, लीजान ने उसके करीब आकर उसकी नसों पर कुछ उंगलियां रखी। गुटिये ने फिर पूछा, तूने मुझे क्यों बचाया? तुझमें और मुझ में गलतफहमी थी, अपनी बहन की रक्षा करने के लिए मैंने तुझे माफ कर दिया। ठीक उसी समय लड़की उठी, भाई तू भी यहाँ? पूरी बात जानने के बाद गुटिये को समझ नहीं आया कि उसने अपने उपकारी से कितनी देर लड़ाई की। लीजान उनसे कुछ कहना नहीं चाहता था, वो वहाँ से जाने लगा। तभी एक बूढ़ी आवाज आई, गलतफहमी है तो साफ हो गई, मैं गुवेन हूँ, इनका दादा। अगर आप ना होते तो मेरा बेटा खुद को नष्ट कर बैठता। क्या आप मेरी छोटी सी झोपड़ी में चलकर थोड़ा आराम नहीं करना चाहेंगे? लीजान ने बिना पीछे देखे कहा, नहीं चाहिए। गुटिये को भी हैरानी थी कि उसके कदम और पावर दोनों अजीब थी। गुटियन को तो कुछ अजीब नहीं लगा, बल्कि वो उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़े ने दोनों को वार्निंग दी कि आज की बात किसी को न बताए। अगर वो सच में वही है तो हमारा गु फैमिली बहुत बड़ा होगा। अगली सुबह लियू येरान लीजान के रूम में आई। आज स्कूल खुल रहा है, मैंने तेरे लिए नए कपड़े लाए हूँ। जीसी ने तुरंत उछलकर शिकायत की, मदर ने 3 महीने की सैलरी से ये खरीदे हैं, मुझे कभी इतने महंगे कपड़े नहीं दिए। लीजान को थोड़ी पीड़ा हुई, लगता है वे सच में उसे फैमिली मानते हैं। ऐसा एहसास उसे स्पिरिचुअल दुनिया में कभी नहीं मिला था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब उनकी अच्छी रक्षा करेगा। जब लीजान और जीसी स्कूल पहुंचे तो कई लड़कियां उनके बारे में चर्चा करने लगी। क्या वो लीजान है? पहले तो पागल लगता था, पर अब तो अच्छा लग रहा है। लड़के कह रहे थे, पागल को भी जीसी मिल गई, मुझे तो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। दोनों ने मुश्किल से कुछ कदम बढ़ाए कि रुक गए। जीसी ने डरते हुए लीजान का हाथ पकड़ा, चलो दूसरा रास्ता लेते हैं, उनसे मत लड़ो। एक रिच फैमिली का लड़का चेन हू ने घमंड से कहा, तुझे नए कपड़े मिल गए तो क्या तू इंसान बन गया? लीजान को याद था कि चेन हू जीसी को पसंद करता था, लेकिन जब उसे मना कर दिया तो वो जीसी के करीबी लीजान को परेशान करता था। चेन हू उसके हाथों पिटकर दर्द से कराह रहा था। सबको हैरानी थी कि उसने 5वें लेवल की पावर वाले को पीटा। लीजान ने सोचा, 5वां लेवल? यहाँ की सिस्टम 8 हिस्सों में बटी है। शुरुआती लेवल 9 चरणों में, बाकी 3 में। 5वां लेवल मतलब स्पिरिचुअल हीलिंग के 5वें चरण के बराबर। चैन हू ने इशारा किया, इसे मारो। दोनों जब आगे बढ़े तो जीसी ने लीजान के सामने आकर उसे बचाने की कोशिश की। जब मुक्का आने ही वाला था, लीजान ने उसे खींचकर अपनी तरफ किया, बिना किसी मुश्किल के अटैक को चकमा दिया और गुंडे को ऐसी लात मारी कि उसके बच्चे ही खत्म हो गए। ये देखकर जीसी हैरान रह गई, क्या ये वही कमजोर लीजान था? इस बीच दूसरा गुंडा आ गया। लीजान ने उसे मुक्का मारा, लेकिन वो सिर्फ एक परछाई मारा। गुंडा ताना मार रहा था, यहाँ हूँ पागल, लेकिन उसकी बात पूरी न होती कि लीजान उसके सामने आकर ऐसा थप्पड़ मारा कि वो 2 चक्कर काटकर गिरा। चैन हू ने गुस्से से कहा, बेकार हो, अब मैं खुद देखता हूँ। उसने एक चमकीली रोशनी वाला मुक्का मारा, जिसकी रोशनी से जीसी की आंखें बंद हो गईं। ये उसकी खास चाल थी। वो 10 साल की उम्र से हर सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता था। उसे यकीन था कि लीजान को मारना मक्खी मारने जितना आसान है। अगले ही पल उसके होश उड़ गए। उसका मुक्का 4 इंच आगे नहीं बढ़ सका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक उंगली ने उसे हरा दिया। लीजान की बढ़ती हुई आहट सुनकर चेन हू डर गया। याद रख, अब से सोच समझ कर बोलना। ये नजारा देखकर सबके मुंह खुले रह गए। एक घमंडी रिच लड़का सुअर की तरह पिट गया। लीजान, तू सच में जाग गया है। जीसी ने बिल्ली की तरह उसका हाथ पकड़ा। अब किसी से नहीं डरेंगे। चपा की आवाज के साथ उसके गाल पर लिपस्टिक का निशान लग गया। दूसरी तरफ एक बार में एक सिपाही चेन हू की पिटाई खबर दे रहा था। चेन लीजी ने गुस्से से कहा, एक पागल को भी न हरा सके, बेकार हो, और उस सिपाही को जला दिया। फिर उसने एक वेटर को कहा, मेरे बेटे को कोई और नहीं पीट सकता, जाओ उसके 5 अंक तोड़ कर ला। वेटर ने सिर हिलाया, मालिक का काम मुझ पर छोड़ो। दूसरी तरफ जीसी सोच रही थी कि अगर चेन फैमिली बदला लेने आया तो क्या होगा। तभी एक बड़ा शीशा नीचे गिरा। लीजान ने जल्दी से जीसी को बचाया और आगे हाथ मारकर स्पिरिचुअल एनर्जी फैलाई, जिससे आसपास के सभी बच्चे बच गए, लेकिन उसके चेहरे पर शीशे से खरोंच आ गई। एक आदमी बाहर आया, नई जागी हुई पावर वाला। मेरा अटैक भी झेल लिया? लीजान ने पूछा। तुझे किसने भेजा? जीसी घबरा गई। अब व्यामोह मत कर, ये एक हेरफेर करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो बात खत्म करती, लीजान का शरीर एक अदृश्य पावर से उठा और धमाका करके धूल उड़ गई। जीसी के घुटने जवाब दे गए। वो रोने लगी। अचानक लीजान फिर से प्रकट हुआ। वेटर को ऐसा लगा जैसे उसने भूत देखा हो। बिल्कुल बिना चोट के कैसे? उसने फिर अपनी पावर का इस्तेमाल किया। लीजान ने आंखें बंद कर एनर्जी की तरंगें महसूस की, और जब उसने आंखें खोली तो उसे सब कुछ ट्रांसपेरेंट लगने लगा। हेरफेर करने वाली वो अदृश्य बाजू भी साफ दिख रही थी। वेटर ने जमीन के पत्थर उठाकर लीजान पर फेंके। लीजान ने एक लोहे की छड़ पकड़ी और कहा, बचकानी हरकतें, और एक झटके में सारे पत्थर चूर चूर कर दिए। वेटर ने विश्वास नहीं किया। उसके सामने एक गॉड जैसा विशालकाय साया खड़ा था, और अगले ही पल उसका शरीर लीजान ने छेद दिया। लीजान ने अपनी आदत के मुताबिक छड़ पीछे रखी। फिर उसे याद आया कि वो कुछ भूल गया है। उसने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, ये वो स्पिरिचुअल दुनिया नहीं रही। जीसी ने दौड़कर पूछा कि कहीं चोट तो नहीं आई। तभी एक आवाज आई, वैंजिंग टैंग कौन सा छोटा गिरोह है, मैं देखूं कौन हमारे गु फैमिली को छूने की हिम्मत करता है। गु फैमिली सुनकर वेटर ने खून की उल्टी कर दी। गुटियन ने लीजान से लिपटने की कोशिश की। जीसी का चेहरा ठंडा पड़ गया। लीजान ने उसे धकेल कर कहा, मैं तुझे नहीं जानता, कृपया दूर रह। गुटिये ने अपनी बहन को खींचकर माफी मांगी। टियानजिन को समझ नहीं है, माफ करना। वेटर को आश्चर्य हुआ। गु फैमिली एक नामी बड़ा घराना है, पूरे शहर
शहर में सबसे ऊपर, लेकिन वे लीजान की इतनी इज्जत कर रहे थे और लीजान उन्हें तुच्छ समझता था। उसने तुरंत उठकर माफी मांगी और बताया कि सब कुछ चेन हू के फादर चेन लीजी ने करवाया था। गुटिया ने कहा, चेन लीजी हमारे गु फैमिली का एक कुत्ता है, ये काम हम पर छोड़ो। गुटियन ने आकर कहा, मेरे दादाजी आपको हमारे घर बुला रहे हैं। लीजान ने मना करना चाहा, लेकिन देखा कि उसका हार किसी स्पिरिचुअल वस्तु जैसा है, तो गुटियन ने जल्दी से कहा, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मेरे दादाजी के पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सुनकर लीजान राजी हो गया और एक विशाल बंगलो में पहुंचा, जहां गु बूढ़े ने बहुत सारी शराब और पकवान तैयार कर रखे थे। ये देखकर जीसी भी हैरान थी कि लीजान इतने बड़े लोगों को जानता है। गु बूढ़े ने उन्हें बैठाया। लीजान ने बिना वक्त गंवाए पूछा, ये स्पिरिचुअल वस्तु कहाँ से मिली? बूढ़े ने सोचकर कहा, ऐसी छोटी चीजें मेरे पास बहुत हैं, लेकिन इसमें आपको खास क्या लगा? लीजान ने हार हिलाकर कहा, अगर इतनी सारी हैं तो इनकी खूबी भी पता होगी। बूढ़ा अब और न टाल सका, अगर आपको भी इनमें इंटरेस्ट है तो मेरे साथ चलिए। वो लीजान को लिफ्ट से एक सीक्रेट कमरे में ले गया, जहाँ एक पुराना और भव्य दरवाजा था। लीजान को कुछ परिचित महक आई। उसे लगा कि यहाँ कुछ छिपा है। बूढ़े की खांसी ने उसका ध्यान भंग किया। लगता है वो किसी बीमारी से पीड़ित था। दोनों कमरे के अंदर तक पहुंचे, जहाँ बहुत सारे स्पिरिचुअल हथियार रखे थे, लेकिन लीजान की नजर में वे सब बेकार थे। उसने कहा, बहुत सारी चीजें हैं, पर सब निम्न कोटि की, बस स्पिरिचुअल हीलिंग के शुरुआती लेवल वालों के काम की। घू बूढ़े ने उसे देखा। इन सब को इकट्ठा करने में उसने कितनी मेहनत की थी, लेकिन इस नौजवान को ये सब पसंद नहीं आई। यही तो मैं ढूंढ रहा था। उसने व्हील चेयर का बटन दबाया और एक शीशे का डिब्बा नीचे से ऊपर आया। उस आदमी ने अंगूठी का रहस्य बताते ही बूढ़ा बेहोश हो गया, क्योंकि जिसने भी इसे पहना था वो या तो पागल हो गया या उसमें मौजूद काली एनर्जी से नष्ट हो गया। लेकिन उस आदमी ने वुजू कहा और अंगूठी डिब्बा तोड़कर उसकी उंगली पर आ गई। उसकी खूंखार एनर्जी पूरे कमरे में फैल गई। घू बूढ़े ने घबराकर कहा, सावधान रहना, और अगले ही पल उसने अपनी लाइफ का सबसे अजीब नजारा देखा। वो आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसके आसपास धीरे से लहरा रही थी। बूढ़े के मन में खुशी की लहर दौड़ी। यही वो व्यक्ति है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लीजान ने अंगूठी के अंदर अपना मेंटल संपर्क किया और देखा कि इसमें कोई भयानक आत्मा कैद है। सच में 3 सिरों वाला एक कुत्ता जोर जोर से पास आया, जलती हुई आग उगलता हुआ। लीजान ने कहा, एक बिना शरीर का कुत्ता मुझ पर अपनी सोल से प्रेशर बना रहा है, घुटने टेक। उसकी आवाज नर की तरह ठंडी थी और 3 सिर वाले कुत्ते ने उसके प्रेशर में जमीन पर सिर झुका लिया। लीजान जैसे जैसे पास आया, कुत्ता कराहता रहा, घुटने टेक, मेरा आज्ञाकारी बन। कुत्ता प्रेशर बर्दाश्त न कर सका और एक छोटे कुत्ते में बदल गया। लीजान ने उसे उठाकर कहा, याद रख, अब मैं तेरा मालिक हूँ। अगर कभी कोई गलत विचार आया तो मैं तेरी सोल को तितर बितर कर सकता हूँ। हालांकि वो कुत्ता अब सिर्फ सोल है, लेकिन इस अंगूठी के जरिए वो मालिक के बराबर का शरीर बना सकता है। यानी जैसे जैसे लीजान की पावर बढ़ेगी, वैसे वैसे कुत्ते की भी बढ़ेगी। घू बूढ़ा बहुत खुश हुआ। मित्र, तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन उसकी बात खत्म न होती कि उसके मुंह से खून का थूक निकला। लीजान ने झटके से उसके शरीर की जांच करके पाया कि उसकी 5 नसों में जहर भरा हुआ है। साफ है कि किसी ने जहर दिया है। हैरानी थी कि गू फैमिली इतना बड़ा होते हुए भी कोई उनके मुखिया को जहर देने की हिम्मत करे। लीजान ने अपनी हथेली में स्पिरिचुअल एनर्जी जमा की। ये मामला मुझसे जुड़ा नहीं था, लेकिन इस अंगूठी के लिए मैं तुझे बचा लेता हूँ। तभी एक आवाज ने रोका, क्या कर रहे हो? मेरे पिता को छोड़ो। वो आदमी बिना कुछ सुने आरोप लगाने लगा, तूने मेरे पिता का क्या किया? लीजान ने कहा, मैं उन्हें बचा रहा हूँ। लेकिन उस आदमी को विश्वास नहीं हुआ और उसने गंदी बातें कही। जब लीजान उसे सबक सिखाने वाला था, तभी गुटिये और गुटियन भी दौड़े आए। चाचा, आप इस महानुभाव से क्यों झगड़ रहे हैं? ये नौजवान और महानुभाव बूढ़ा भी समझ गया। एक हक पर विश्वास कर लिया, जब मैं पिता को ठीक करूंगा तब तेरी अच्छी खबर लूंगा। लीजान हंसा, मैं देखता हूँ कि तू उसे कैसे ठीक करता है। एंडेलू ने पानी की पावर से उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन लीजान जानता था कि जड़ दिल तक पहुंच चुका है, इस पानी से कुछ नहीं होगा। आखिरकार एंडेलू ने कहा कि गू बूढ़े के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तब लीजान ने कहा, अगर और देर हुई तो बचाना मुश्किल होगा। ये सुनकर गुडामिंग और भी गुस्सा हुआ, तूने ही उनके साथ कुछ किया होगा। लीजान ने एक चटकन बजाई, आओ इनसे थोड़ा खेलो, और 3 सिरों वाला कुत्ता उसके पीछे प्रकट हुआ। ये देखकर गुडामिंग जमीन पर बैठ गया। लीजान ने कहा, अपना रवैया सुधारो, वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और फिर उसने गू बूढ़े के पास जाकर अपनी हथेली में एनर्जी जमा की, जो सुइयों का रूप ले ली। गुडामिंग ने ताना मारा, दिखावा कर रहा है, अगर ठीक न किया तो गू फैमिली को जवाब देना होगा। लीजान ने उसकी परवाह न करते हुए सुइयां गू बूढ़े के पूरे शरीर में लगा दी। एंडेलू को विश्वास नहीं हुआ, ये तो प्राचीन चीनी एक्यूपंक्चर है, लेकिन आधुनिक टाइम में ये विद्या खो गई है। लीजान ने उस पर एक नजर डाली, तुझे थोड़ी समझ है। सुइयों के जरिए बहुत सारी काली हवा बाहर आ रही थी। लीजान ने गू बूढ़े के दिल पर हाथ मारकर बचा हुआ जहर इकट्ठा किया और एक झटके में बाहर निकाल दिया। धमाका की आवाज के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में घुस गई और गू बूढ़े ने खून की उल्टी कर दी। गुटिये ने दौड़कर हालत देखी। गुडामिंग ने मजाक में कहा, नौजवान तू भी तो नाकाम रहा। लेकिन अगले ही पल गू बूढ़े ने आंखें खोल दी। गुटिये और गुटियन ने खुशी से उसे गले लगा लिया। गुडामिंग को विश्वास नहीं हुआ, सच में ठीक हो गया। गू बूढ़े ने अपने शरीर की स्थिति महसूस की। ये पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। उसने लीजान को प्रणाम किया। लीजान ने कहा, ये तेरी किस्मत है, आगे अगर कोई और झड़ दे तो अपनी मदद करना। गुटिये और गुटियन को कुछ अंदेशा हुआ। गुडामिंग चिल्लाया, मेरे पिता को सिर्फ रिसर्च से पैरों में दिक्कत थी, तू क्या बकवास कर रहा है? लीजान ने तीखी नजर से देखा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये तू खुद जानता है। गुटिये ने
सोचकर कहा, लगता है दादाजी की हालत डामिंग चाचा की दवा के बाद बिगड़ने लगी थी। गु बूढ़े ने वो दवा निकाली। मित्र, इसकी जांच करो ताकि डामिंग की सफाई हो सके। गु डामिंग ने कहा, पिताजी क्या आपको भी मुझ पर शक है? मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? लीजान ने वो दवा गु डामिंग को पकड़ाई। अगर जहर नहीं है तो खुद खा ले। गु डामिंग घबरा गया। उसने पिता से कहा कि कैसे बिना जांचे खा सकते हैं? एंडेलू ने कहा, ये तो बड़ी महंगी जड़ी बूटी है, आम आदमी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। गु डामिंग गुस्से से पीस रहा था। उसे लगा कि किसी ने उसे फंसाया है। उसने तुरंत पिस्टल निकालकर गोली चला दी। लीजान की चाल देखते ही देखते उसने एंडेलू को बचाते हुए गोली अपनी उंगलियों में दबा ली। फिर ठंडे लहजे में कहा, तो इसका मतलब तू मानता है कि दवा में जहर है? उसने पिस्टल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और गु डामिंग की बाजू पर कई खूनी घाव दिखे। सबको हैरानी हुई कि उसकी बाजू पर घाव क्यों है। लीजान ने समझाया, तू दवा में जहर पीस कर गु बूढ़े को देता रहा। दिन ब दिन जहर त्वचा के रास्ते अंदर घुस गया। गु डामिंग को ऐसा लगा जैसे बिजली गिरी हो, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। उसने घुटने टेक कर कहा, मेरा भी इलाज कर दो। लीजान ने उसे लात मारकर फेंक दिया। मैं नहीं। गु बूढ़े ने उसके बाल पकड़कर कहा, जहर देना और दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाना अब गु फैमिली में तेरी जगह नहीं। जा इंस्पेक्शन ऑफिस में जा, वहाँ अपनी सजा भुगत। इंस्पेक्शन ऑफिस सुनकर गु डामिंग को कुछ बुरे सपने याद आ गए। वो मिन्नतें करता रहा, लेकिन गु बूढ़े ने लीजान से माफी मांगी। घर की बदनामी देखकर शर्मिंदगी हुई और फिर उसने अंगूठी की सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने लीजान को एक तस्वीर दी। लीजान ने देखा, क्या ये स्पिरिचुअल साधकों का कब्र है? गु बूढ़े ने बताया कि ये वही प्राचीन कब्र है जो उसे कई साल पहले मिली थी। वो अंगूठी भी वहीं से मिली, लेकिन खोजबीन के दौरान गलती से एक चाल चल पड़ी जिससे कब्र ढह गई। अब वो उसे वहां नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर उसे जरूरत हो तो दूसरे कब्र खोजने में उसकी पूरी मदद करेगा। लीजान हंसा, तू एक सुपर पावर रिसर्चर है और मुझे स्पिरिचुअल साधना में मदद करना चाहता है? क्या ये हास्यास्पद नहीं है? मित्र, जवानी में मुझे पैसे और पावर के पीछे पागलपन था। मुझे लगता था कि पावर पाकर दोनों मिल जाएंगे, इसलिए मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन एक दिन मैंने अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया, तब मुझे होश आया। तब से मैंने सुपर पावर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल हीलिंग पर ध्यान देना शुरू किया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आशा है कि तुम गुटिये और गुटियन को मार्गदर्शन दोगे। बदले में गु फैमिली तुम्हारा गुलाम होगा। लीजान ने मुंह मोड़कर कहा, कब्र खोजो, तभी बात करेंगे। दूसरी तरफ चैन हू जब घर पहुंचा तो देखा कि उसके पापा को भी पीट पीट कर सुअर बना दिया गया है। चैन लीजी ने उसे एक थप्पड़ मारा। बदमाश, जिससे मतलब न था उसी से पंगा ले लिया। गुटिये ने उसके सिपाहियों को सबक सिखाने के साथ साथ उसकी पूरी कमाई भी लूट ली। वेटर ने कहा, अब गु फैमिली के मेहमान का ख्याल रखना पड़ेगा। चैन लीजी ने जल्दी से इंतजाम कर दिया। कॉलेज में जिसी मन ही मन सोच रही थी कि रात को गु बूढ़े ने लीजान से क्या बात की। जब वो गया था तो गंभीर था, लेकिन लौटते वक्त खुश था। उसे लगा कि शायद बूढ़ा अपनी पोती की शादी लीजान से करना चाहता है। उसने जोर से कहा, नहीं। लीजान हैरान रह गया। जीसी ने गुस्से से कहा, तू मुझे और मदर को नहीं छोड़ सकता। तभी चेन हू सख्त चेहरे के साथ आया। सबको लगा कि वो बदला लेने आया है, लेकिन उसने लीजान के सामने घुटने टेक दिए। जान, ये अब से मैं तेरा नौकर हूँ। बड़ी माफी के साथ मेरी गलती मत गिनो। लीजान को इन छोटे लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो जीसी को लेकर चला गया। जीसी का फोन आया। उसने संदेश देखकर चेहरा बदल लिया। संदेश डोंगफेंग युआनशो नाम के एक लड़के का था जो उसका और एक चाहने वाला था। लीजान की चिंता से बचने के लिए उसने कुछ न हुआ होने का बहाना किया। अगले दिन लीजान स्कूल में स्पिरिचुअल साधना कर रहा था। 3 लड़के गुजरे और बोले, सारा दिन बैठा रहता है, बीमार है क्या? बात खत्म होते ही लीजान ने उन पर एक नजर डाली। तीनों घुटनों के बल गिर गए, हिल नहीं पा रहे थे। लीजान ने तिरस्कार से कहा, बेकार सुपर पावर लोग, इतनी सी एनर्जी भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है। 7वें लेवल तक पहुँचना ही सीमा है। अगर आगे बढ़ना है तो कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। तभी उसके फोन पर लियू येरान का आया। लीजान, जीसी को जीसी ने होटल ले गया है। डेलू होटल में जीसी को रूम में ले जा रहा था। जीसी को घृणा थी, ये मेरी आखिरी बार है, फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं। रूम में एक आदमी शराब के प्याले के सामने मुस्कुरा रहा था। होटल के नीचे लीजान को कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोका। हमारे डोंगफेंग साहब ने ये जगह बुक कर ली है, कृपया चले जाएं। लीजान ने ठंडे शब्दों में कहा, हटो। एक सिक्योरिटी प्रमुख ने हाथ लहराया, लेकिन सब हवा में उड़ गए। तभी चेन लीजी होटल से बाहर आया। सिक्योरिटी प्रमुख ने लीजान की शिकायत की, मालिक ये होटल के सामने झगड़ा कर रहा है। चैन लीजी लीजान के पास आया। कहाँ का बदमाश है मेरी जगह झगड़ा करने? वेटर ने चुपके से बताया कि ये लीजान है। चैन लीजी का प्याला हाथ से गिर गया। उसने तुरंत मुस्कुराकर खुशामद की। लीजान ने सीधा पूछा, जीसी कहाँ है? नाम सुनकर चेन लीजी के होश उड़ गए। वो तो डोंगफेंग साहब की मेहमान थी, लेकिन वो लीजान को नाराज भी नहीं कर सकता था। उसने कहा कि अब ले चलता है। वेटर ने कहा, मालिक अगर लीजान गया तो डोंगफेंग साहब हमें माफ नहीं करेंगे। चैन लीजी ने सोचा, क्या करूं? अगर लीजान को अंदर न जाने दिया तो गु फैमिली भी नहीं छोड़ेगा। उसने वेटर से कहा, गु बूढ़े को खबर करो, कम से कम उनका एहसान तो बनेगा। जीसी होटल में आराम से कॉफी पी रहा था। उसे लगा काम आसानी से हो गया। वो खुशी से फूला न समाया। बिजनेस डील पक्की करने के लिए बेटी का बलिदान करना पड़ा, पर यह बुरा भी नहीं है। डोंगफेंग फैमिली में शादी तो कई लड़कियों का सपना होता है। वो यही सोच रहा था कि लीजान उसके सामने आ खड़ा हुआ। जीसी गुस्से से बोला, वांजिंग टैंक के बेकार लोग, एक पागल को भी रोक ना सके। अरे पागल, जल्दी घर भाग, मेरा काम मत बिगाड़। उसकी बात खत्म होते ही लीजान ने उसका गला दबोचा और एक हाथ से उठा लिया। अपनी बेटी को बेचना ये इंसानियत है? फादर होने के लिए शर्म कर। लेकिन उसे याद आया कि वो जीसी का असली फादर है, इसलिए उसने उसे जाने दिया। भाग जा यहाँ से। जीसी ने दर्द से सांस ली। ये पागल कैसे बदल गया? दूसरी तरफ एक महंगी
मेज के सामने डोंग फेंग युआन शुओ जीसी की तारीफ कर रहा था। इतने दिनों बाद भी तू उतनी ही खूबसूरत है। जीसी उठकर जाने लगी। मैं खाना खा चुकी, मुझे जाने दो। डोंग फेंग ने शराब पीते हुए कहा, तू जाना चाहती है तो जा, लेकिन सोच अगर तू गई तो तेरे फादर तेरी मदर के साथ क्या करेंगे। ये सुनकर जीसी ने अपनी मदर की खातिर रुकने का फैसला किया। डोंग फेंग ने उसे शराब का प्याला दिया। आज मैंने तुझे बुलाया है ताकि पुरानी बातें भूल जाएं। ये प्याला पी ले, फिर हम तुझे परेशान नहीं करेंगे। जीसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो डोंग फेंग फैमिली को नाराज नहीं कर सकती थी। डोंग फेंग उसके प्याले को घूर रहा था क्योंकि उसमें महंगी दवा मिली थी जिससे वो जीसी पर काबू पा सके। अचानक धमाका के साथ दरवाजा टूट गया। डोंग फेंग का चेहरा काला पड़ गया। सोचने लगा कौन बदतमीज है। लीजान बिना किसी भाव के अंदर आया। जीसी खुश होकर उसके पास दौड़ी। डोंग फेंग उसे घूर रहा था। यही तो वो पागल है, मेरा काम बिगाड़ने आया है। उसने मुक्का मारा, लेकिन लीजान ने जीसी को पीछे खींचते हुए कहा, बेहूदगी, और एक बड़ी ढाल सामने आ गई। डोंग फेंग जोर से जाकर दीवार पर लगा। क्या हुआ, एक पागल इतना ताकतवर कैसे? लीजान ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे फैमिली को छेड़ा तो सजा मिलनी चाहिए। और उसने एक थप्पड़ मारा जिसकी गूंज धमाका की तरह थी। एक ढाल लिए बॉडीगार्ड ने आकर डोंग फेंग को बचाया। डोंग फेंग ने चीखते हुए कहा, आज इसकी लाश यहीं छोड़नी है। बॉडीगार्ड को पसीना आ गया। वो जानता था कि लीजान खतरनाक है, पर 3000 रुपए की सैलरी के लिए मान गया। लीजान ने मजाक में कहा, धातु वाला 7वें लेवल का सुपर पावर, चलो थोड़ा खेलते हैं। बॉडीगार्ड ने कहा, तू ताकतवर है लेकिन बहुत अहंकारी है। और उसकी बाजू एक बंदूक में बदल गई। उसने बंदूक में बदले हाथों से गोली चलाई, लेकिन लीजान नाच गाकर आसानी से बच गया और उसके पेट पर लात मारी। गु लाओकोंग ने तड़पते हुए एक चाकू बनाकर लीजान के सिर पर वार किया। लीजान ने बचकर उसकी कलाई पकड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। गु लाओकोंग ने हार न मानते हुए मुंह खोलकर एनर्जी जुटाई और लीजान के चेहरे पर निशाना साधा, लेकिन धुआं छोटा तो लीजान बिना खरोंच के खड़ा था और उसने सारी गोलियां पकड़ ली थी। तेरी रफ्तार मेरे लिए कछुए की तरह है। और उसने लात मारी। धमाका से जमीन पर आग लग गई और फर्श चकनाचूर हो गया। गु लाओकोंग ने आखिरी टाइम में कवच बनाकर गंभीर चोट से बचा। वो तो रफ्तार वाला था, इतनी पावर कहां से आई? जब वो सोच ही रहा था, लीजान की दूसरी लात आई। गु लाओकोंग बाल बाल बचा और फिर से गोली चलाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे पीठ पर ठंडक महसूस हुई। लीजान उसके पीछे आ चुका था। एक लात ने उसे उड़ा दिया। लीजान ने एक उंगली आगे बढ़ाई और नीली रोशनी के साथ एक तेज एनर्जी लहर ने पूरी इमारत को छेद दिया। गु लाओकोंग घुटनों पर गिर गया। तू कौन सी सुपर पावर इस्तेमाल करता है? लीजान ने ऊंचाई से उसे देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारी सुपर पावर क्या है। तू जानता है कि मैं तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ, फिर भी 3000 रुपए के लिए मुझसे लड़ रहा है। गु लाओकोंग की नजरें दृढ़ थीं। उसने इम्यूनिटी बढ़ाने वाला इंजेक्शन निकाला। किसी के कहने पर काम किया, लॉयल्टी निभाई। मैंने डोंग फेंग परिवार में कदम रखा तो उनके ऑर्डर्स का पालन करूंगा। ये कहकर उसने बिना किसी हेजिटेशन के वह इंजेक्शन अपनी गर्दन में लगा लिया। अगले ही पल उसकी आंखें रेड हो गईं और वेन्स उभर आईं। उसके भीतर की ताकत पागलों की तरह बढ़ने लगी। उसके चारों ओर भयानक पावर की वेव्स फैल गईं। हालांकि अटैक पहले से काफी तेज था, लेकिन फिर भी लीजान के बॉडी पर चढ़े स्टील के आर्मर को नहीं भेद पाया। फिर लीजान ने हल्के से अपनी फिंगर्स चटकाई। अब टाइम आ गया है आखिरी काम करने का। एक ही पल में भयानक रेड रंग की एनर्जी की वेव्स उठी। अंडरवर्ल्ड के 3 हेडेड डॉग को रिंग से बुलाया गया। गु लाओकोंग हैरान रह गया। क्या इतना ही नहीं था कि यह एनिमल्स को भी बुला सकता है? क्या कोई जीने भी देगा? ये कहते हुए उसकी एनर्जी अचानक बढ़ गई। उसकी चेस्ट पर 3 तोपें लग गईं और उसने अंडरवर्ल्ड के 3 हेडेड डॉग पर ताबड़तोड़ फायर किया। अंडरवर्ल्ड का 3 हेडेड डॉग दर्द से चिल्लाया और जवाबी कार्रवाई में फायर की लपटें उगल दी। गु लाओकोंग बुरी तरह जल गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। चिल्लाया, अभी खत्म नहीं हुआ। लीजान पलक झपकते ही उसके पीछे आ गया। नहीं, अब खत्म हो गया। फिर उसने अपनी फिंगर हल्के से घुमाई। जू शी जियानपो। गु लाओकोंग का बॉडी एक विशाल स्वॉर्ड से तुरंत छलनी हो गया और वह जमीन पर गिरकर लाइफलेस हो गया। लीजान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शानदार अंदाज में मुड़ गया। सुपर पावर को मानने वाली इस दुनिया का क्या ही फायदा? आखिरकार पॉलिटिकल रास्ता कभी खत्म नहीं होता। जीसी ने रोते हुए उसे पीछे से जकड़ लिया। तुमने तो मुझे डरा दिया, वो तो गन थी। लीजान ने पीछे मुड़कर उसे तसल्ली दी। चिंता मत करो, वो चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे, डोंग फेंग युआनशु ने मुश्किल से उठकर खड़े होकर कहा, हा, एक बेवकूफ ने 9th लेवल के सुपर पावर वाले को हरा दिया। सच में कमाल है। मुझे इतना बड़ा होकर किसी को डोंग फेंग परिवार में इतनी धृष्टता दिखाते नहीं देखा। उसके ये कहते ही लीजान के चारों ओर डोंग फेंग परिवार के गार्ड्स जमा हो गए। डोंग फेंग युआनशु ने तिरस्कारपूर्ण हंसी बिखेरी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से सेफ बाहर निकल पाओगे? तभी एक ठंडी वॉइस आई, मेरे गु परिवार के उपकारी को छूने की हिम्मत? क्या तुम्हारी नजर में गु परिवार की कोई औकात नहीं? डोंग फेंग युआनशु की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह वॉइस तो यह गु साहब हैं। मुझे लगभग याद ही नहीं रहा कि पूरे कंकिंग शहर में गु परिवार भी है जो मेरे डोंग फेंग परिवार की बराबरी करता है। ये कहकर उसने गु साहब की तरफ हल्की नजर डाली। ये बूढ़ा आदमी, मेरे पिताजी ने उसे कितनी बार बुलाया, कभी नहीं आया। सुपर पावर चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी नहीं दिखा। ये अचानक इस मौके पर क्यों आ गया? पीछे के गार्ड्स बड़े। ये मेरी ही भूल है कि इन बेहुदा लोगों ने शाओ युआन को परेशान किया। दोनों को कोई चोट तो नहीं आई? ये जानने के बाद कि ली झान को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस जी सी डर गई थी। गु साहब ने तुरंत ली झान को आश्वासन दिया, दोनों पहले रेस्ट रूम में आराम करें, बूढ़ा आदमी तुम्हें सेटिस्फैक्टरी जवाब जरूर देगा। आओ मुझ पर हाथ उठाओ। ली झान ने मुड़कर डोंग फेंग युआनशु की तरफ देखा और बेपरवाह
बेपरवाही से बोला तो गू साहब के कहने पर उसकी जान बख्शी। डोंगफेंग युआनशुओ ने दांत पीस कर गुस्से में कहा, बदतमीज, अगर गू साहब तेरी हिफाजत न करते तो तू जमीन पर पड़ा होता। उसके बोलना खत्म होने से पहले ही गू साहब ने वार्निंग दी, ली शाओयू मेरे जान बचाने वाले हैं, उसे नाराज करना मेरे पूरे गू परिवार को नाराज करना है। आज मैं उसकी तरफ से तुझे सबक सिखाता हूँ। उसके यह कहते ही गार्ड्स धमकी भरे अंदाज में आगे बढ़े और डोंगफांग युएनशुओ को पकड़ लिया। डोंगफांग युएनशुओ ने सिचुएशन को बिगड़ता देखा तो घबरा गया। गू साहब, आपको बड़ी सोचनी होगी, हमारे परिवारों के बीच कोऑपरेशन चल रहा है, एक बेगाने इंसान के लिए बड़ी चीज छोड़कर छोटी चीज पर दांव क्यों लगाना। लेकिन गू साहब ने उसे तनिक भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। डोंगफेंग परिवार जैसी छोटी चीज मेरे उपकारी का विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकती है, वही तो मेरे गू परिवार का फ्यूचर का सहारा है। डोंगफेंग युआनशुओ ने गुस्से में कहा, क्या आप सच में इसके रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते? मेरे डोंगफंग परिवार से एनमिटी मोल लेने का मतलब है कल से दुश्मन बनना। गू साहब ने बिना डरे ठंडी सांस ली। अगर तुम्हारा डोंगफेंग परिवार वॉर का ऐलान करता है तो मेरा गू परिवार उसका सामना करने को तैयार है, लेकिन तुम लोग भी ठीक से सोच लेना, मेरे गू परिवार का सामना करने की क्या कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर डोंगफांग युएनशुओ के चेहरे पर मुश्किल आ गई। लानत है, अगर गू परिवार से रिलेशंस खराब हो गए तो परिवार के बड़े बुजुर्ग मेरी एबिलिटी पर सवाल उठाएंगे, आगे चलकर अपनी पोजीशन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो जब गार्ड ने उस पर मुक्का बरसाना शुरू किया तो वो न तो हटा और न ही रुका, चाहे उसके 37 दांत उड़ गए, उसने कोई विरोध नहीं किया। जब गार्ड ने मारना बंद किया तभी उसने गू साहब से माफी मांगी। गू साहब, मुझसे गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। गू साहब ने मुड़कर उसे घूरा। ली जान को नाराज करने की सजा डेथ है, तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि उसने तुम्हें जान से नहीं मारा। डोंगफांग परिवार की हवेली में वापस आकर डोंगफंग युएनशुओ ने ग्लास जी तियानचेंग के सिर पर पटका। लीजान तो तेरी पूर्व वाइफ का अडॉप्टेड बेटा है, उसके गू साहब से गहरे रिलेशंस हैं, तुझे ये भी नहीं पता था? जी तियानचेंग ने तुरंत सफाई दी, साहब मुझे सच में नहीं पता था, अभी कंपनी ने मुझे बताया कि बहुत से कस्टमर्स ने अचानक ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। जी परिवार को भारी लॉस हुआ है, मैं भी तुम्हारी तरह पीड़ित हूँ, ये सब लीजान की करतूत है। ये सुनकर डोंगफांग युएनशुओ का गुस्सा 7th स्काई पर पहुंच गया। लानत है लीजान, अगर परिवार हमेशा गू परिवार से कोऑपरेशन चाहता ना होता तो मैं उसे मौत के घाट उतार देता। जी तियानचेंग ने उसे धैर्य रखने को कहा, कोई रास्ता नहीं है साहब, इतनी बड़ी हैसियत हम किसी और के हाथों लीजान को खत्म करवा सकते हैं। डोंगफंग युएनशुओ ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा, मैं उन्हें बुला सकता हूँ, उनसे लीजान को हेल भिजवा दूंगा। हाँ। इसी बीच पूरे दिन थकी जीसी नहा रही थी। उसने अंडरवर्ल्ड के 3 हेडेड डॉग का सिर सहलाया। लीजान सच में बहुत बदल गया है, अब उसे और कोई नहीं सता सकता और उसमें बहुत ताकतवर सुपर पावर भी आई है। कहने की जरूरत नहीं कि जब वह सीरियस होता है तो बहुत हैंडसम लगता है। लेकिन फिर उसने शर्मिंदा होकर अपने चीक्स को थपथपाया। अरे मैं क्या बकवास सोच रही हूँ। और इस टाइम लीजान लिविंग रूम में पिग्स के बारे में देख रहा था। अचानक डोर पर तेज दस्तक हुई। लीजान को लगा कि वही होगा, लेकिन डोर खोलकर देखा तो केवल गू लाइकोंग था। गू लाइकोंग ने बिना कुछ कहे घुटने टेक दिए और बोला, ली साहब की जान बख्शिश का शुक्रिया, अब मैंने डोंगफंग परिवार छोड़ दिया है, अब से सिर्फ आपका ही पीछा करूंगा। लेकिन लीजान ने बेपरवाही से कहा, मैंने तो बस अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए थे, तुम जाओ। ये कहकर उसने डोर बंद करना चाहा। गू लाइकोंग ने झट से उसे रोका, पहले मैं आपको नहीं पहचान पाया था और भूल की, कृपया मुझे एक मौका दें, मैं आपकी सेवा में जान लगा दूंगा। लीजान ने उसे दिलचस्पी से देखा, एक रीजन बताओ। गू लाइकोंग ने अपनी भावनाओं को नहीं छिपाया, कल की लड़ाई के बाद मुझे अपनी और आपकी एबिलिटी का फर्क गहराई से महसूस हो गया। मैं आप जैसा ताकतवर बनना चाहता हूँ, जब तक मैं आपकी सेवा में रहूंगा मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। ये कहकर उसने सिंसेरिटी दिखाने के लिए जमीन पर कई बार सिर पटका। हालांकि लीजान को नहीं पता था कि उसके और कोई मंशा है या नहीं, लेकिन उसने उसे बुरी तरह घायल किया था और 6 महीने से भी कम टाइम में उसका बॉडी पूरी तरह ठीक हो गया था। यह आम इंसानों से अलग बॉडी और बदली जा सकने वाली सुपर पावर कभी काम आ सकती है। ये सोचकर उसने धीरे से डोर बंद किया। मेरे पीछे आना है तो पहले डोर की रखवाली करो, ये साबित करो कि तुम मेरे काम आने लायक हो। जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, डोर पर फिर से दस्तक हुई। लीजान ने झुंझलाकर डोर खोला। अब क्या है? लेकिन आने वाली थी गू तियानचेंग। हेलो उपकारी भैया, फिर मिले। जीसी को कुछ बदबू आई, उसने पहले पूछा, इतनी रात को क्या काम है? गू तियानचेंग ने सिर हिलाया। दादाजी ने उपकारी भैया के लिए कुछ भेजा है, हालांकि वह कुछ खास नहीं है, लेकिन उपकारी भैया के काम तो आएगा। जीसी ने मन ही मन सोचा, फिर से लीजान को कुछ भेज रहे हैं, क्या यह शादी का इशारा है? लीजान ने सामान को देखकर सोच में पड़ गया। लगता है गू साहब मेरी जरूरत समझते हैं। ये सामान औसत दर्जे का है, लेकिन एक भट्टी का ढक्कन अभी बाकी है। हाँ, लेकिन दादाजी ने उसे पुरानी दुकान पर रखवाया है। स्टोन की मूर्ति पर लगी सील की वजह से ढोना मुश्किल है। दादाजी को डर है कि कहीं हवा से चीज खराब ना हो जाए, इसलिए उपकारी को खुद जाना पड़ेगा। लीजान ने बिना सोचे कहा, तो चलो अभी चलते हैं। जीसी ने झट से दोनों को रोका। इतनी रात को मत जाओ, बाहर डेंजर है। दोनों एक साथ मुड़कर जीसी की तरफ देखने लगे। जीसी को पसीना आ गया कि कहीं उसकी फीलिंग्स पकड़ी न जाए। लीजान को लगा कि वह दिन में हुई घटना से डर गई है, अब सच में बहुत रात हो गई है, तो कल सुबह चलेंगे। गू तियानचेंग को विदा करने के बाद लीजान ने जीसी को तसल्ली दी, चिंता मत करो, अब कभी किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ये सुनकर जीसी ने शर्म से सिर झुका लिया। मुझे दूसरों का डर नहीं, मुझे डर है कि कोई तुम्हें न चुरा ले। लीजान ने उलझन में सिर खुजाया। वह घटिया चीजें मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इससे जीसी नाराज होकर रेड हो गई। कितना मूर्ख है। अगली सुबह गू तियानचेंग लीजान को पुरानी दुकान पर लेकर आई। दुकान का मालिक तुरंत लीजान को गू साहब की रखी हुई जगह पर ले गया। ये चीज हमारी दुकान पर आने के बाद से कभी नहीं छेड़ी गई, बहुत अच्छी तरह संभाली गई है, कृपया आप जांच कर लें।
लेकिन लीजान ने उसे दूसरी बार देखने की भी जरूरत नहीं समझी। ये तो सिर्फ एक निचली श्रेणी की खराब चीज है, इसे फेंक देना बेहतर है। ये कहकर उसकी नजर कोने के रूम पर गई जहाँ से बहुत तेज पर्पल रंग की एनर्जी आ रही थी। लीजान बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ा। इससे दुकान का मालिक डर गया। ली साहब वहाँ बिना बताए नहीं जा सकते, लेकिन लीजान को इसकी कोई चिंता नहीं थी। कोने पर पहुंचकर वह मुड़ा और पूछा, इसमें क्या है? लेकिन दुकान का मालिक बहुत डर गया था। चलो कहीं और देखते हैं, मैंने उसे वहाँ सील करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, अगर वह बाहर निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी। लीजान ने बिना कुछ कहे बाधाओं को तोड़ दिया। वह साफ महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे वह डोर के करीब आ रहा था, एनर्जी की मात्रा बढ़ती जा रही थी। वहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो वह चाहता है। दुकान का मालिक डर के मारे बेहोश हो गया और उसने गु तियानजेन से पूछा, ली साहब किस लेवल के सुपर पावर वाले हैं? गु तियानजेन को उसकी असली ताकत नहीं पता थी, लेकिन उसे विश्वास था कि लीजान जरूर उसे संभाल लेगा। उसे पता भी नहीं था कि सीलिंग के ऊपर की बीम पर दो आंखें उन्हें घूर रही थीं। लीजान ने डोर खोला तो अंदर एक भट्टी रखी थी जो अच्छी क्वालिटी की थी और औजार बनाने के लिए बढ़िया थी। उसने फिंगर उठाकर इशारा किया, मुझे तोड़। उसके ये कहते ही भट्टी पर लगी सील की परतें धीरे धीरे हटने लगीं। फिर उसमें से एक विशाल पर्पल रंग की एनर्जी फूट पड़ी। सिर्फ उसके प्रेशर से ही लोगों की सांसें रुक गईं। अगले ही पल भट्टी में से एक जंगली सुअर जैसा मॉन्स्टर निकला। उसकी रेड आंखें चमक रही थीं और उसने मुंह खोलकर कहा, हाँ हाँ मैं आजाद हो गया, बहुत भूख लगी है, आओ मुझे तुम्हारा कलेजा खाने दो। ये कहकर उसने पूरी ताकत से लीजान पर धावा बोला। लीजान ने टाइमली रूप से डिफेंस आर्मर खड़ा कर लिया, लेकिन फिर भी वह कई मीटर दूर जा गिरा। जंगली सुअर ने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया और फिर से लीजान पर वार करने आया। इतना अक्खड़ है, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहकर उसने दोनों फिंगर्स साथ लगाई और तेज वॉइस में बोला, लिंग यू स्वॉर्ड आर्ट, दूसरी चाल बी हुआ वूसी। बस एक पल में ही एक तेज स्वॉर्ड की वेव ने जंगली सुअर के बॉडी को बींध दिया। लीजान मौत की तरह धीरे धीरे पास आया। सामने आओ या मरो, तुम खुद चुनो। जंगली सुअर को अपनी जान बचाने की समझ थी, उसने सामने आना चुना। जब ये कंफर्म हो गई कि कोई डेंजर नहीं, तब दुकान का मालिक और गु तियानजेन अंदर आए। उपकारी भैया, मुझे पता था तुम जरूर कर दिखाओगे। लीजान ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी नजर पीछे की तरफ गई और उसने अपनी फिंगर से एक चमकीली लाइट भेजकर पीछे वार किया। कब तक छिपे रहोगे? क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चला? लाइट ने सीलिंग पर बैठे हत्यारे को सटीक निशाना लगाया। वह दर्द से नीचे गिर गया। लीजान ने हाथ जेब में डाले और कदम बढ़ाते हुए पास आया। किसने भेजा है तुझे? हत्यारे ने पहले माफी मांगने का नाटक किया। मैं सब बताता हूँ, बड़े साहब जान बचाओ। फिर जब लीजान का ध्यान भटका तो उसने अपनी सुपर पावर से स्पाइडर का झाला निकालकर लीजान की गर्दन पर लपेट दिया। हाँ 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 हाँ, बेवकूफ, मेरे सामने इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? मैं अभी तेरा सिर काटकर इनाम लेने जाता हूँ। लेकिन जल्द ही उसे अजीब लगा, क्योंकि चाहे वह कितनी भी ताकत लगाता, लीजान की गर्दन नहीं कटती थी। लीजान ने जाले को खींचा और सिर हिलाया। अब टाइम आ गया है कि मैं तेरी लॉयल्टी देखूं। उसके ये कहते ही पीछे से एक तेज एनर्जी की वेव आई। जंगली सुअर गुस्से में झपटा। बस एक वार में हत्यारे का बॉडी बीन दिया। फिर उसने खूनी मुंह खोलकर हत्यारे पर झपटा। मुझे तुझे एक बड़ा निवाला बनाने दे। लेकिन लीजान ने उसे रोका। रुक, जब मेरा साथ देने का डिसीजन किया है तो अपनी पुरानी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। जंगली सुअर तुरंत एक शरारती बच्चे की तरह अपनी फिंगर्स घुमाने लगा। लीजान ने झुककर क्लूज देखा। उसने हत्यारे का हाथ उठाया तो उसकी रिस्ट पर एक 5 पॉइंटेड स्टार का निशान था। कंप्यूटर वाले जिनजुआंग ने देखा तो पसीना आ गया। ये तो ब्लड मैजिक चर्च है। कहानियों में ब्लड मैजिक चर्च एक 1000 ईयर्स से चली आ रही सुपर पावर हथियारों की संस्था है। वे किसी भी ताकत के अधीन नहीं होते, बस अमीर घरानों का काम लेते हैं। वे सब अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जान देने से भी नहीं डरते। ली साहब, आपने आखिर कैसे दुश्मन बना लिए? ये जानकर कि डोंगफंग परिवार के साहब डोंगफेंग युआनशुओ ने किया है। कंप्यूटर वाला और कांप गया। गु तियानजेन गुस्से से भर गई। उपकारी भैया के साथ ऐसी हरकत मैं अभी दादाजी को बताती हूँ। ये सुनकर गु साहब गुस्से से तमतमा गए। उपकारी को बताओ, वह चिंता न करे, गु परिवार उसे जवाब देगा। इसी बीच डोंगफेंग युआनशुओ बार में मौज मना रहा था। लीजान, तूने मुझसे उलझने की गलती की। तू मरा तो मुझे बुरा मत मानना, ये तो तूने खुद किया है। लेकिन अगले ही पल उसे लोगों ने घेर लिया और बिना कुछ कहे उसे बार से बाहर ले जाकर एक फेरारी कार में फेंक दिया। डोंगफंग युआनशुओ ने पहले तो धौंस दिखाया, क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? मुझे अगवा करने की हिम्मत? लेकिन कार में बैठे आदमी को देखकर वह तुरंत नरम पड़ गया। नहीं चाचा, आप कैसे आए? ये तो डोंगफंग परिवार के मैनेजर शिनजुन थे। शिनजुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और डोंगफंग युआनशुओ के बाल पकड़कर उसे गु परिवार के डोर पर ले आया। फिर अपने पैर से उसका सिर जमीन पर दबाया। साहब, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? परिवार का मुखिया तुम्हें प्रॉपर्टी कैसे सौंप सकता है? ये कहकर उसने गु परिवार के बड़े डोर की तरफ देखा। मैं शिनजुन हूँ, डोंगफेंग परिवार की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। दोनों परिवारों के बीच खून ऑपरेशन खत्म करना किसी के भी लिए अच्छा नहीं। उम्मीद है गु साहब इस पर फिर से विचार करेंगे। युआनशुओ अभी छोटा है, अगर कहीं कोई भूल हुई है तो वह सजा भुगतने यहाँ हाजिर है। ये कहकर उसने जोर से लात मारकर डोंगफंग युआनशुओ के अंडकोश पर वार किया। गु तियानजुए ने गु साहब की तरफ से जवाब दिया। दादाजी ने कहा है कि उपकारी को नाराज करना गु परिवार को नाराज करना है। शिन साहब, आप पहले लौट जाइए, क्योंकि डोंगफेंग परिवार के लिए अभी सबसे जरूरी है घर की मर्यादा सुधारना। आप सही कह रहे हैं ना? शिनजुन ने सीरियस मुद्रा में हाथ पीठ के पीछे किए कहा। इस बारे में डोंगफंग परिवार खुद डिसीजन करेगा। ये कहकर उसने फिर से डोंगफंग युआनशुओ को सबक सिखाया। गु साहब ऊपर से सब देख रहे थे। इस घटना के बाद डोंगफंग परिवार तुम्हारी तरफ से कोई हरकत नहीं करेगा। लीजान ने इसे तनिक भी इंपॉर्टेंस
रेफरेंस नहीं दिया। क्या तुमने मुझे बस ये नजारा दिखाने के लिए बुलाया है? बिल्कुल नहीं। छोटा क्या चाहता है? ये बूढ़ा आदमी पहले ही ढूंढ चुका है। इसी बीच शिनजुन को डोंगफेंग परिवार के मुखिया का फोन आया। उसे सख्ती से कहा गया कि वह डोंगफेंग युआनशुओ को बताए कि अब उसे परिवार की इनहेरिटेंस का हक नहीं है। जब तक वह कुछ बड़ा नहीं कर लेता उसे परिवार में लौटने की इजाजत नहीं। ये सुनकर डोंगफांग युआनशुओ ने तुरंत शिनजुन से गिड़गिड़ाना शुरू किया। नए चाचा, तुम पिताजी से मेरी तरफ से जरूर कहना ये सब ली जान की गलती है। उसने मुझे उकसाया, लेकिन शिनजुन ने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। एक लात मारकर उसे दूर फेंका। साहब, आगे का सफर अच्छा हो, मुझे उम्मीद है तुम वापस लौटोगे। ये कहकर उसने ड्राइवर को कार चलाने का इशारा किया और अकेले डोंगफांग युआनशुओ को हवा में छोड़ गया। डोंगफांग युआनशुओ ने दांत पीस कर कहा, शिनजुन तो तू बस मेरे पिता का डॉग है। जब मैं मालिक बनूंगा तो पहले तुझे किल करूंगा। और लानत है लीजान और गू परिवार, तुम में से कोई नहीं बचेगा। लीजान कमरे में लौटा और ध्यान लगाकर बैठ गया। उसने ट्रेजर खोलकर हवा में लटका दिया, फिर एक हाथ से इशारा किया। सारी चीजें एक साथ भट्टी की तरफ दौड़ी। कुछ ही देर में भट्टी से गोल्डन लाइट निकली और स्मोक उठा। लीजान ने दोनों फिंगर से इशारा किया, उठ। भट्टी में से 3 औजार निकले। हालांकि उनके आकार अलग अलग थे, लेकिन सभी में बॉडी की रक्षा करने का गुण था, जो कि 9 लेवल के साधु के अटैक को भी आसानी से रोक सकता था। ये सोचकर लीजन जीसी के कमरे में गया। ये मैंने तुम और ल्यूई के लिए खुद बनाया है। इसे पहनने से सेफ्टी मिलती है। अगर फ्यूचर में मैं न रहूं तो भी तुम चिंता न करना। जीसी ने मुस्कुराकर खुशी जताई। ये लकड़ी का बेवकूफ कुछ समझने लगा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, रुको, इसका मतलब तुम कहीं जा रहे हो? ली जान ने बिना मुड़े बेपरवाही से कहा, मुझे कुछ डेज के लिए बाहर जाना है। इन डेज मेरे लिए खाना मत बनाना। घर से बाहर निकलते ही गुलाइकोंग ने झट से सलामी किया। ली जान ने बिना बात किए थर्ड बॉडी रक्षक औजार गुलाइकोंग के रिस्ट पर पहना दिया। उसमें से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर गुलाइकोंग की आंखें चमक उठी। साहब, ये ली जान ने मुड़कर उसे देखा। ये तुम्हारे अभ्यास में मदद करेगा, लेकिन तुम्हें घर वालों की रक्षा करनी है। अगर कोई बुरी नियत रखी तो यह तुम्हें जान से मारेगा। ये करके ही ली जान ने संतोष के साथ सफर शुरू किया। कंकिंग शहर के बाहरी इलाके में आकर गू तियानजू ने ली जान को बताना शुरू किया। ब्लैक आयरन अंडरग्राउंड फाइट क्लब एक भूरा अंडरग्राउंड फाइट क्लब है। आम लोगों के अंडरग्राउंड फाइट क्लब से एक ही फर्क है कि यहाँ लड़ने वाले सुपर पावर वाले होते हैं। फाइट क्लब के मालिक का स्वभाव कुछ अजीब है। गू परिवार का प्रेशर डालने के बाद भी उसने हमें अंदर नहीं जाने दिया। ये सुनकर ली जान को थोड़ी चिंता हुई। गू तियानजन ने तुरंत उसे ढांढस दिया, तुम बेफिक्र होकर अंदर जाओ उपकारी भैया, ये हम पर छोड़ो। ली जान को अब भी कुछ चिंता थी। उसने पूछा, इस फाइट क्लब में तुम दोनों के पास कोई रास्ता है? गू तियानजू ने बताया कि यहाँ प्रतिभागियों को क्षमता को दबाने वाली खास ब्रेसलेट पहननी होती है। हम दोनों की ताकत से भले ही हम न जीतें, अपनी जान तो बचा ही सकते हैं। ली जान ने सिर झुकाकर गहरी सांस ली। पॉलिटिकल दुनिया में अक्सर ऐसी सोच वाले लोग कम ही पाते हैं। तुम्हारी मॉडर्न भाषा में कहें तो जैसे सीरियल में 3 एपिसोड्स में मर जाते हैं। फिर उसने एक हाथ से गू तियानजन का सिर पकड़ा और उसके सिर पर 2 फिंगर्स रखी। गू तियानजन को तुरंत बहुत अजीब लगा। उसे पूरे बॉडी में गर्मी महसूस हुई। जब गू तियानजुए को अपनी बहन की हालत की चिंता हुई तो ली जान ने बिना कुछ कहे उसके चेस्ट पर भी 2 फिंगर्स रखी। गू तियानजुए में अचानक फायर लग गई। उसका पूरा बॉडी फायर की लपटों से घिर गया। मेरी सुपर पावर बेकाबू हो गई। महात्मा, आपने मेरे साथ क्या किया? ली जान ने बेपरवाही से कहा, चुप रहो, ध्यान से महसूस करो। गू तियानजू ने तुरंत आंखें बंद कर ली। पहले उसकी फायर उसके बॉडी को नहीं जला रही थी। इस पल उसे पता चला कि पहले वह अपनी सुपर पावर गलत यूज कर रहा था। गू तियानजू के जोर से चिल्लाने के साथ उसकी सुपर पावर एक लेवल ऊपर उठ गई। गू तियानजन को भी कुछ अलग सा अनुभव हुआ, मानो वह किसी हेवनली गार्डन में हो और उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने तुम दोनों की सारी एनर्जी खोल दी है, ये तुम्हारे लिए इनाम है। भाई बहन ने तुरंत झुककर शुक्रिया अदा किया। गुरु की कृपा का धन्यवाद, आगे चलकर हम गुरु के लिए कुछ भी करेंगे। फाइट क्लब के अंदर आने पर ली जहान ने देखा कि वहाँ तरह तरह के लोग हैं। गू तियानजू ने धीरे से वार्निंग दी, यहाँ बहुत से लोग डेथ के सौदागर हैं। सिर्फ पूरी ताकत ही यहाँ टिक सकती है, खासकर रेड ब्रेसलेट वालों से बचना। अगर उनसे पंगा लिया तो मुश्किल हो जाएगी। उसके यह कहते ही किसी ने गू तियानजेन को चिढ़ाना शुरू कर दिया। नया चेहरा, छोटी बहन भाई के साथ खेलती है। लेकिन अगले ही पल ली जान ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। रेड ब्रेसलेट नोशन ने अपना हाथ ली जहान के शोल्डर पर रखा। क्या तुम्हें पता है ये जगह क्या है? यहाँ झगड़ा करने की हिम्मत? अब मेरे सामने घुटने टेको तो शायद तेरी जान बख्श दूं। लीजान मारने ही वाला था कि गू तियानजुए ने पास आकर कहा, गुरु, यह आदमी बहुत डेंजरस है, गुस्से में काम मत करो। जब दोनों आमने सामने थे, फाइट क्लब का मालिक आ गया। नोशन, ये मेरे खास मेहमान है, अभी की बात यहीं खत्म करो। नोशन ने मुड़कर लीजान को देखा और तिरस्कार से कहा, चूंकि जियन ने कहा है, मैं उनकी इज्जत रखता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि ये खत्म हो गया। इस तरह लीजान मालिक के साथ उसके ऑफिस में गया। उसने कहा कि तुम जितना चाहो अंदर जाओ, बशर्ते गू परिवार के भाई बहन फाइट क्लब में हिस्सा लेकर दांव लगाई, जिससे उसे प्रॉफिट हो। बस मुझे यह मत बताना कि वहाँ से कोई अलाइव बाहर नहीं आया। ये सुनकर भाई बहन लीजान के लिए चिंतित हो गए, लेकिन लीजान बिल्कुल नहीं डरा। उसने आंखें बंद कर खोजबीन की। अंदर देखा तो वहाँ एक घोंसली जाल बिछा था, जो किसी की भी आत्मा चुरा लेता था, इसलिए कोई भी अलाइव बाहर नहीं आ पाया था। तुम लोग पहले मेरे लिए एक जगह तैयार करो, मैं बाद में अंदर जाऊंगा। गू परिवार के भाई बहन को लगा कि ली जान उनकी क्षमता जांचना चाहता है, लेकिन वह तो अपनी आत्मा का एक हिस्सा निकालकर जाल को नष्ट करने जा रहा था। जब उसकी आत्मा अंदर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ की एनर्जी बहुत मिली जुली थी। इतना सोच भी नहीं पाया था कि अंदर की मूर्तियां हिलने लगी। पता चला कि बनाने वाले ने पहले ही सोच लिया था कि कोई आत्मा से घुसेगा, इसलिए उसने वहाँ
जहाँ आत्मा मारने वाले मॉन्स्टर्स छिपा रखे थे। लीजान ने अपनी दोनों फिंगर्स भौहों के बीच रखी। छोटे मॉन्स्टर्स, मेरे सामने क्या उपद्रव कर रहे हो? उसने कुछ मंत्र पढ़े और उसके चारों ओर तेज एनर्जी की वेव्स दौड़ी। सारी मूर्तियां चूर चूर हो गईं। आत्मा मारने वाले मॉन्स्टर से जो सामान गिरा वो बहुत नीचे दर्जे का था। उसमें उसे कुछ नहीं मिला। जब वह गहराई में जाने की तैयारी कर रहा था तभी सामने से एक रेड मॉन्स्टर दौड़ता हुआ आया। उसे पहचानते ही लीजान चौंक गया। अरे नहीं, ये तो पेट में आत्मा छिपाने वाला जानवर है। छोटे मॉन्स्टर, मेरे सामने इतनी अकड़। लिंग यू सोड आर्ट, दूसरी चाल छुपो जेन दाओ। बस एक ही वार में किंग ने उस पेट में आत्मा छिपाने वाले जानवर को मार गिराया। ये तो एनिमल्स की दुनिया में बहुत मशहूर था, आत्मा पर अटैक करने वाला एनिमल्स का किंग। लीजान को यकीन था कि उसके भीतर जरूर कुछ होगा, लेकिन जब उसने 4 वार किए तो भी उसे कोई हलचल महसूस नहीं हुई। यहाँ तक कि जाल की सही जगह भी किसी चीज ने छुपा ली थी। वह आगे जांच करना चाहता था कि पीछे से उसे किसी के बचाने की वॉइस आई। वॉइस की तरफ देखा तो एक जाल में फंसी हुई लड़की थी जिसका नाम शांग यिंग था। लीजान ने अपनी फिंगर से इशारा किया, चेन्स काट दी और उसे बचाया। आभारी हूँ। आपका नेम क्या है? क्या बांदर ने भेजा है? लेकिन लीजान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बर्फीली वॉइस में बोला, जान बचानी है तो जल्दी अपने बॉडी में वापस जाओ। शांग यिंग बहुत डरी हुई थी और लीजान के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लीजान वहीं बैठ गया। उसने ध्यान लगाया और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शांग यिंग नाराज नहीं हुई, उल्टा उसने लीजान को शर्मीली नजरों से देखा। ये लड़का भले ही रूखा है लेकिन काफी हैंडसम है। कुछ देर बाद लीजान की आत्मा वापस बॉडी में आ गई। अब बस जाल के टूटने का इंतजार करना था, फिर बॉडी के साथ अंदर जा सकता था। इसी बीच गू परिवार के भाई बहन के फाइट क्लब की लड़ाई दर्शकों की चीखों के बीच शुरू हो गई। उनका मुकाबला लाइफ थ्रेटनिंग मोदा ब्रदर्स से था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही दर्शक मोदा ब्रदर्स पर दांव लगाने लगे। गू परिवार के ये भाई बहन तो आराम आराम से पले बड़े हैं, ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। लगता है इस बार पक्का फायदा होगा। हाँ, हालांकि मो क्वान गू परिवार की ताकत से डरता था, लेकिन फाइट क्लब के नियमों की वजह से भले ही वह उन्हें मार डाले कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए उसने लड़ाई की मुद्रा बनाई और उन्हें कब्र में भेजने की तैयारी की। जीयू परिवार के भाई बहन भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूरी ताकत से अपनी सुपर पावर का यूज किया। बहन डर मत, हमें गुरु का आशीर्वाद मिला है, उसे हराना मुश्किल नहीं होगा। ये कहते ही वह हवा में उछला और नीचे फायर का मुक्का जमाया, लेकिन मो क्वियन ने बस एक चाल से आसानी से बच निकला। इतनी मामूली विद्या लेकर अखाड़े में आ गए। बहुत अकड़। गू तियानजू को पसीना आ गया। ये चाल, क्या ये कुनकुन टाइप स्पीड सुपर पावर है? मो क्वियन ने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। एक पल में सोर्ड निकालकर वार किया। गू तियानजू ने मौका पाकर मो चेन पर एक लात मारी जिससे वह पीछे हट गया, लेकिन दुश्मन चुपके से पीछे आ गया था। उसके हाथ में स्याही जमा हो रही थी। गू तियानजू लापरवाही से उस स्याही की चपेट में आ गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ नहीं दिखता। आंखें बंद होने के कारण मो चेन ने उसे पीठ पर गहरा घाव दे दिया। गू तियानजन ने यह देखा तो मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मो हाउ ने उसे कैसे आने दिया? उसने मीटियर स्ट्राइक जैसा अटैक करके उसे दबा दिया। अब तो खुद ही फिक्र करो। गू तियानजन दर्द से जमीन पर गिर गई। ये देखकर वहाँ मौजूद दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा, जल्दी इन दोनों को मारो। चिकन चाहिए तो मोदा ब्रदर्स से लो। वहाँ केवल लीजान जानता था कि अब असली स्टार्ट होने वाली है। मोदा ब्रदर्स गू तियानजू के सामने आकर बोले, खत्म हुआ, लाड प्यार में पलाइए साहब, मेरी सोड में पॉइजन है। गू तियानजू के पूरे बॉडी से फायर की लपटें निकलने लगी। पुराने टाइम में मैं इससे नहीं बच पाता, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये कहकर उसने जोर से फायर का मुक्का मारा। जमीन पर फायर की लपटें उठी और वह 2 टुकड़ों में बढ़ गई। मो क्वियन तुरंत फायर की चपेट में आ गया। नामुमकिन, तुम तो पॉइजन खा चुके थे, फिर कैसे चल पड़े? गू तियानजू ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारा कथित पॉइजन मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी फायर को गुरु का आशीर्वाद मिला है। अब वह बॉडी में घुसे किसी भी पॉइजन को खत्म कर सकती है। मो हाउ अपने भाई को बेहोश देखकर बदला लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वह आइस के मैजिक से जम गया। अभी अभी गिरी हुई गू तियानजन बिना किसी नुकसान के उठ खड़ी हुई थी। वह ताकत लगातार मेरी सुपर पावर को भर रही है। उपकारी भैया, आपके आशीर्वाद का धन्यवाद। फिर जीयू परिवार के भाई बहन एक साथ आगे बढ़े और दुश्मन को आखिरी वार करने का इरादा किया। एमओडीए ब्रदर्स डर गए और उन्होंने हार मान ली। रुको, हम हार गए। जब रेफरी ने ऐलान किया कि जीत गू परिवार के भाई बहन की हुई तो दर्शकों में मायूसी छा गई। केवल लीजान जैसे पहले से जानता था, उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। केवल कुछ लोग ही खुश थे। गू परिवार के भाई बहन के खिलाफ दांव लगाकर उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब तो गृह आर्ण भी चुका पाएंगे। गू परिवार के भाई बहन तुरंत ली जान के पास आए और पूछा, कैसा रहा गुरु हमारा परफॉर्मेंस? लेकिन ली जान ने सिर हिलाया, औसत है, अभी और अभ्यास करना होगा। भाई बहन थोड़े निराश हुए। माफ करें, हम बहुत आत्मविश्वास में थे। लीजान ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें तसल्ली दी, लेकिन पूरी तरह बेकार भी नहीं हो। आगे मेहनत करने से कुछ बन सकते हो। इस बात ने भाई बहन को बहुत हौसला दिया। हम गुरु की उम्मीद पर खरे उतरेंगे, पूरी मेहनत से अभ्यास करेंगे ताकि किसी दिन काबिल बन सकें। जब वे खुशी में डूबे हुए थे, दुकान का मालिक आ गया। आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाई। अभी की लड़ाई में आप दोनों ने बहुत कमाल दिखाया। सुपर पावर पर आपकी पकड़ तो कमाल की है। मुझे भी अखाड़े में उतरने की इच्छा हुई। गू तियानजू ने उसकी चापलूसी पर ध्यान नहीं दिया। बकवास बंद करो, अब प्रॉमिस पूरा करो और हमें अंदर जाने दो। लेकिन दुकान के मालिक ने उसे धैर्य रखने को कहा। प्रॉमिस पूरा होगा, लेकिन अभी एक रेड ब्रेसलेट वाले खिलाड़ी ने ली साहब को ललकारा है, इसलिए थोड़ी देर हो सकती है। ये सुनकर गू तियानजू को गुस्सा आ गया। हम पहले ही फाइट क्लब में हिस्सा लेने को राजी हो गए थे, फिर गुरु को क्यों लड़ना पड़े? दुकान का मालिक लाचारी से
मुस्कुराया। यहाँ का रूल है रेड ब्रेसलेट वाला जिसे ललकारे उसे लड़ना ही पड़ता है। अगर ये रूल तोड़ा गया तो उम्र भर ब्लैक आयरन फाइट क्लब में आने पर बैन होगी। जब दोनों के बीच टेंशन था, ली जान ने बेपरवाही से कहा, कोई बात नहीं, चलो तुम दोनों को भी कुछ सिखाता हूँ। यह मौका है, जितना सीख सको तुम्हारी अपनी एबिलिटी पर निर्भर करता है। ये सुनकर गू परिवार के भाई बहन ने ली जान को गहरा प्रणाम किया। जैसा गुरु कहे, हम पूरी नजर से आपकी लड़ाई देखेंगे। ब्रेसलेट पहनने के बाद ली जान अंदर गया। ये पता चला कि यह ताकत दबाने का औजार था। अंदर का मैजिक बहुत ही अजीब था। फाइट क्लब के टेक्निकल कर्मचारियों ने ली जान का डेटा देखकर हैरानी जताई। ये आखिर कौन है? उसके आंकड़े तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उसमें कोई सुपर पावर महसूस नहीं होती। ली जान के अखाड़े में आते ही लड़ाई स्टार्ट हो गई। प्यारे दर्शकों, अब मैदान में उतर रहे हैं नए खिलाड़ी ली जान, और उनका मुकाबला है हमारे फाइट क्लब के हेडलाइनर ब्लड मैजिक नोशन। दर्शक जोर से चिल्लाने लगे, शान ये हमने तो सारा पैसा तुम पर लगाया है, तुम उस चिकने को जरूर हराना। नोशन ने मुट्ठियां भींच ली। बदतमीज, फिर मिले। मैंने कहा था ये खत्म नहीं हुआ, मैं देखता हूँ कि तुझमें इतनी अकड़ कहाँ से आई। उसके ये कहते ही उसने जोर से ब्लड मुक्का मारा। ब्लड अटैक की वेव ने ली जान पर वार किया, लेकिन उसके बॉडी पर लगे आर्मर ने रोक लिया। सेफ्टी वाली सुपर पावर, देखते हैं कितनी देर टिकती है। ये कहकर उसने अपने अटैक्स और तेज कर दिए, लेकिन ली जान वहीं खड़ा रहा, बस उसे ललचाता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कुछ शब्द कहे, लिंग यू सोड आर्ट। दूसरी चाल बी हुआ वूसी। तुरंत जमीन के कंकड़ हवा में उठे और नोशन की तरफ तेज रफ्तार से दौड़े। नोशन ने तुरंत ब्लड बिखेर कर उन्हें रोक लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसी मौके पर ली जान उसके सिर के ऊपर आ पहुंचा था। फिर उसने कंकड़ों को सोड में बदलकर नोशन के पेट पर वार किया। वह पीछे जा गिरा और मैदान में स्मोक उठ गया। नोशन मुश्किल से उठा और ली जान को घूरने लगा। बदतमीज, मैं मानता हूँ कि पहले मैंने तुझे कम आंका था, लेकिन अब तू मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहते ही उसने दोनों हाथों से जमीन पकड़ी और फ्लोर को उखाड़कर ली जान पर फेंका। हेल में जाकर दम। बड़ा स्टोन सीधा ली जान पर आ गिरा। ली जान ने हाथ उठाकर डिफेंस आर्मर खड़ा कर लिया, लेकिन जब स्टोन आर्मर से टकराया तो उसे उसमें ब्लड की बूंदें दिखाई दी। अगले ही पल स्टोन फट गया और ब्लड के छींटे उड़े। उसने ली जान का डिफेंस आर्मर तोड़ दिया और उसके गाल पर भी निशान छोड़ दिया। इतनी कम टाइम में मेरी डिवाइन बॉडी की रक्षा भेद दी। निचले लेवल के सुपर पावर वाले के लिए यह एबिलिटी तारीफ के काबिल है। नोशन की आंखें रेड हो गईं और उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। क्या तुझे लगता है कि मेरी क्षमता यहीं तक है? तुझे पता है मुझे ब्लड मैजिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि तेरा ब्लड भी मेरे काम आता है। उसके ये कहते ही ली जान के गाल पर लगा। ब्लड एक पल में फूल गया। अगले ही पल ली जान धमाकों के बीच गायब हो गया। नोशन के अटैक के बाद धमाकों से पूरा मैदान गूंज उठा था। दर्शक खुशी से चिल्लाने लगे, शान ये तो कमाल है, नजरा क्या देखने लायक था। गू तियानजुए ने सिर पीट कर पछतावा किया। खत्म हो गया, गुरु को मार दिया गया। काश हम उन्हें न लाते, अब दादाजी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन गू तियानझेन ने उसे आश्वस्त किया, उपकारी भैया को कुछ नहीं होगा। इस नतीजे पर नोशन को खुश होना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन थी। अजीब, रेफरी ने मैच खत्म क्यों नहीं घोषित किया? और सच में अगले ही पल ली जान धुएं से बाहर आ गया। उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। तू मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। अगर कोई और होता तो जरूर मारा जाता, लेकिन बदकिस्मती से तूने किंग को सामना किया। लेकिन नोशन बिल्कुल नहीं डरा। तेरे गाल पर पहले से ज्यादा ब्लड है, मुझे यकीन है इस बार धमाके में तू जरूर मरेगा। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसका बॉडी काबू से बाहर हो रहा है। न सिर्फ उसकी सुपर पावर काम नहीं कर रही थी, बल्कि उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। ली जान ने कंधे उचकाए और बेपरवाही से बोला, तेरा टाइम पूरा हो गया, कोई आखिरी बात कहनी है? ये कहकर उसने दोनों फिंगर्स साथ करके आगे घुमाई। तेज सोड की वेव ने नोशन के बॉडी को बींध दिया। उसके मुंह से टोमेटो जूस जैसा कुछ निकला और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इस अचानक कमबैक से दर्शक हैरान थे। अभी क्या हुआ? शान ये अचानक कैसे गिर गया? नोशन के गिरते ही रेफरी ने रिजल्ट घोषित किया। मैच खत्म, जीत ली जान की। दर्शक गालियां देने लगे। मैंने तो सब कुछ शान ये पर लगाया था, वह कैसे हार गया? भीड़ में एक टोपी वाले ने ग्लासेस उतार दिए और अपनी नजरें फोर्सफुली लीजान पर गड़ा दी। लीजान, तेरी मौत का डे आ गया है। लीजान ने यह तो सेंस कर लिया था, पर उसने कोई परवाह नहीं की और बिना पीछे मुड़े सीधा रेस्ट रूम की तरफ बढ़ता रहा, क्योंकि अभी करना यह था कि उस जगह पर जाया जाए। घू फैमिली के भाई बहन उसके पीछे आ गए। सीरियसली उस्ताद जी बहुत पावरफुल हैं, इतना बड़ा रेड सर्कल वाला आदमी भी आपसे नहीं जीत पाया। अगर हमारी जगह कोई और होता तो शायद तब तक डाई ही चुका होता। लीजान ने कामली कहा, आगे चलकर तुम भी ऐसा कर सकते हो। और फिर उसने उस जगह की सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया। नुओ शान से हुई फाइट के बाद उसकी पावर काफी बढ़ गई थी। तभी वहाँ के ओनर ने आकर कहा, मिस्टर ली सच में कोई कॉमन आदमी नहीं है, आपने सबसे पावरफुल रेड सर्कल वाले थग को भी हरा दिया। वाओ वाओ। घू तियानजुए को लगा कि वह फिर से कोई बहाना बनाकर उन्हें अंदर न जाने देगा, इसलिए उसने कोल्ड टोन में कहा, इस बार फिर क्या न्यू नाटक है? ओनर ने तुरंत ही कहा, मैं आप सबको उस जगह ले चलता हूँ, प्लीज मेरे पीछे आइए, वह जगह इसके नीचे ही है। रास्ते में ओनर ने क्यूरियसली पूछा, मुझे एक्सक्यूज करें अगर मैं ज्यादा पूछ रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस जगह क्यों जाना चाहते हैं? ये सुनकर घू तियानजुए ने इरिटेशन में कहा, उस्ताद जी को वहाँ जाना है तो उनकी कोई रीजन होगी, तुम बस अपने काम से काम रखो। ओनर ने हेड झुकाकर पुरानी बातें याद की। क्या आपको याद है मैंने कहा था कि जो भी उस जगह गया मर गया? ये कोई धमकी भरी बात नहीं है। मेरी बेटी पहले एक्सीडेंटली वहाँ चली गई थी और उसके बाद से वे कोमा में है और कभी नहीं उठी। कितने ही अच्छे डॉक्टर्स को बुलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिस्टर ली की पावर बहुत अमेजिंग है और वह इस फाइटिंग अरीना में बहुत नेम कमा सकते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन लीजान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी चिंता मत करो और तुम्हारी
बेटी अब ठीक है, उसे जल्द ही कॉन्शियसनेस आ जाएगा। उसके इतना कहते ही ओनर को अपने आदमी का फोन आया जिसमें बताया गया कि उसकी प्यारी बेटी जाग गई है। ओनर को तब समझ आया कि यह लीजान ने ही उसकी बेटी को बचाया था। लीजान ने बिना पीछे मुड़े काल्मली कहा, मुझे उस जगह का पता लग गया है, अब रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं, तुम लोग वापस जाओ। गुतियान जेन बहुत इम्प्रेस्ड हुई, उस्ताद भाई भी कितने अमेजिंग हैं, उन्होंने ओनर की बेटी को कब बचाया, हमें तो पता भी नहीं चला। गुतियान जुए तो और भी ज्यादा प्रेज से भर गया, उस्ताद जी ग्रेट हैं, उनके अपने तरीके हैं। इसी दौरान हॉस्पिटल में होश में आए नुओशान को लीजान से बहुत गुस्सा आ रहा था। डैम लीजान, उसने मुझे सबके सामने एम्बेरस करवाया, मैं उसे जरूर मारूंगा। उसके इतना कहते ही जो टोपी वाला आदमी वहाँ प्रेजेंट था वह सीधा उसके रूम में आया और बोला, लगता है हम दोनों का एनिमी एक ही है, चल मेरे साथ रिवेंज लेने चलेगा। इसी बीच लीजान और बाकी लोग उस जगह के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे। गुतियान जेन इधर उधर देख रही थी और वहाँ की हवा में मौजूद स्पेशल टाइप की एनर्जी से अट्रैक्ट हो रही थी। गुतियान जुए ग्राउंड पर फाइट के मार्क्स देखकर सोच में पड़ गया, रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए, क्या उस्ताद जी पहले ही यहाँ आकर सब क्लियर कर चुके हैं। लीजान ने उस जगह के मुहाने पर बने होल को देखा, उसकी हथेली में गोल्डन लाइट चमक रही थी। यिनफू डुओहोन झेन को ब्रेक कर दिया गया है, अब अंदर जाकर देखने का टाइम आ गया है। इतना कहकर उसने हैंड उठाकर गोल्डन लाइट को एंट्रेंस पर लगी बाधा पर दे मारा, लेकिन अगले ही पल एंट्रेंस की रखवाली कर रही स्कल जाग गई। उसके चारों तरफ भयानक एनर्जी लहरा रही थी और उसने लीजान की तरफ अपना विशाल माउथ खोला, मानो सबको निगल जाना चाहता हो। लीजान की आंखों में कोल्डनेस चमकी, इतनी करेज कि तू मुझे निगलने की सोचे। उसके इतना कहते ही स्कल का बाहरी हिस्सा धीरे धीरे फटने लगा और अगले ही पल हवा में बिखर कर खत्म हो गया। कुफ फैमिली के भाई बहन बहुत इंप्रेस्ड हुए, सीरियसली उस्ताद जी का कोई मुकाबला नहीं, हमें तो पता भी नहीं था कि नीचे ऐसी जगह है, आखिर यह लीजान है कौन। टोपी वाले ने कोल्ड हंसी हंसते हुए कहा, चाहे वो कोई भी हो उसे मरना ही है। इतना कहकर उसने अपनी नजर बगल में खड़े एक शख्स पर डाली, अब बारी है हमारे सीक्रेट वेपन की। एक्चुअली उसने 2 9th लेवल के पावरफुल लोगों को हायर किया था ताकि वे मिलकर लीजान को खत्म करें। सीन बदलता है, लीजान और बाकी लोग उस जगह के अंदर पहुंच गए थे। गु तियानजिन को लगा कि जैसे जैसे वे अंदर जा रहे हैं वहाँ की एनर्जी और ज्यादा गाढ़ी होती जा रही है। लीजान ने पाया कि वे कॉमन लोगों की तुलना में इस एनर्जी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उसने सोचा कि आगे चलकर उसे अच्छी तरह ट्रेन किया जाए। जब वे एक मोड़ पर पहुंचे तो लीजान ने गु फैमिली के भाई बहन को रोका और साइलेंट रहने का इशारा किया। फिर उसने ध्यान से वॉल की तरफ देखा तो पाया कि बहुत सारी वॉन्डरिंग सोल्स उस जगह की रखवाली कर रही हैं। किसी बेवजह की प्रॉब्लम से बचने के लिए लीजान ने दूसरा रास्ता चुना। उस जगह के सेंटर में पहुंचकर गु तियानजिन ने कहा, यहाँ तो बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, क्या यहाँ पहले कोई रहता था? उसकी नजर एक वुडन बॉक्स पर पड़ी और कुछ ही पलों में उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसका बॉडी काबू में न रहकर उस बॉक्स की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, अंदर से एक रेड भयानक एनर्जी निकली और गु तियानजिन को पूरी तरह जकड़ लिया। हा, ये बॉडी अब मेरा है। लीजान ने अपनी 2 उंगलियां सीधी की और हैंड उठाकर आगे की तरफ घुमाया। गोल्डन स्वॉर्ड लाइट ने गु तियानजिन के बॉडी को पार करते हुए उस रेड भयानक एनर्जी को बाहर निकाल दिया। इसके बाद गु तियानजिन के पैर ढीले पड़ गए और वह अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ी। गु तियानजुए ने तुरंत उसे सपोर्ट दिया। बहन तुम ठीक हो? लीजान की नजरें कोल्ड थीं। उसने उंगली हिलाई और खून की आत्मा नाम लिखी एक जेड टाइप की चीज ग्राउंड से उठकर उसके हैंड में आ गई। पहले भी शक था कि इस जगह के ओनर की आदतें खून के सेक्ट से मिलती हैं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह सच में खून के सेक्ट का आदमी होगा। यहाँ उसी तरह का सेक्ट क्यों है जैसा मेरी वर्ल्ड में है? हालांकि धर्मशास्त्र कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड्स हैं, इसलिए दूसरी वर्ल्ड्स में ऐसे ही नेम और आदतों वाले सेक्ट होना कोई अजीब बात नहीं है। यहाँ के पुराने अवशेषों में जो एनर्जी है वह काफी गाढ़ी है। लगता है मुझे जो चाहिए वह आसपास ही होगा। अचानक मुंह पर एक ब्लास्ट की आवाज आई जिससे लीजान का ध्यान भंग हुआ। नुओशान और 2 9th लेवल के पावरफुल लोग स्मोक के बीच से धीरे धीरे बाहर निकले। हाँ, इस बार एरिना वाली बंगल नहीं है जो पावर रोके। अब बता कहाँ भागेगा? मरने के लिए रेडी है क्या? बस इतनी ही पावर है? लगता है मैंने तुझे ज्यादा समझ लिया था। इतना कहकर उसने हैंड उठाकर खून का पंच मारा। एक रेड खून की बॉल लीजान की तरफ तेजी से बढ़ी। अब बैंगल की रोक नहीं थी और 2 पावरफुल लोग भी प्रेजेंट थे, इसलिए लीजान ने कोई रिस्क नहीं लिया और फिलहाल उससे बचने की कोशिश की। जैसे ही खून वॉल से टकराया, रेड लाइट बिखरी और फिर ब्लास्ट की आवाजें आने लगी। सिर्फ उसके झटके से पूरी जगह हिल गई। लीजान को अपनी जन्मजात फिजिकल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा। गु तियानजुए ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अरीना में उस्ताद जी से हारना भी गवारा नहीं था, अब इल्लीगल तरीके से साथी लेकर हमला कर रहा है, कितना बदमाश है। इसी बीच नुओशान और एक 9 लेवल के पावरफुल आदमी मोटा कुत्ता मिलकर हमला कर रहे थे। लीजान ने मुश्किल से बचकर कहा, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, दोनों के मिले हुए अटैक मेरी जन्मजात प्रोटेक्शन को तोड़ सकते हैं। यह मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी चैलेंज है, लेकिन इस फाइट से मैं अपनी आंतरिक एनर्जी को मजबूत कर सकता हूँ जो आगे की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इतना कहकर उसने अपनी उंगलियों पर किंग की एनर्जी जमा की और अगले ही पल उसके हैंड में एक गोल्डन सोर्ड आ गई। फिर उसने हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइक्स आगे की तरफ की। एनर्जी से भरी सोर्ड वेव्स नुओशान पर टूट पड़ी, लेकिन नुओशान ने सिर्फ एक हैंड से उन्हें रोक लिया। हालांकि उसके हैंड पर कई स्क्रैचेस आईं, लेकिन खून के राक्षस कहे जाने वाले उसके लिए यह बिल्कुल मामूली बात थी। बस एक साधारण पावरफुल आदमी मेरे सामने इतरा रहा है, आज तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा, मर। इतना कहकर उसने अपने घाव से निकले खून का
इस्तेमाल करके फिर से लीजान की तरफ हमला किया। इस बार खून रास्ते में ही जम गया, उसमें मौजूद एनर्जी और इकट्ठी हो गई, जिससे होने वाला ब्लास्ट और भी तेज होगा। लीजान ने दोनों हैंड से सोर्ड पकड़कर डिफेंस मुद्रा बनाई। लगता है यह दूसरे पावरफुल आदमी की स्पेशलिटी है। उसने हर खून के पीस को एक्यूरेसी से काटा ताकि वे फट न सकें। लेकिन नुओ शान ने इसी मौके का फायदा उठाकर मोटे कुत्ते को दूर से लीजान की तरफ उछाला। लीजान ने आसानी से बचाव किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया। जब तक उसने मोटे कुत्ते की पीठ पर जमा खून नहीं देखा, तब उसे समझ आया कि यह उन दोनों की पार्टनरशिप थी। अगले ही पल उस खून ने जोरदार ब्लास्ट किया। इतनी क्लोज से हुए ब्लास्ट से गू फैमिली के भाई बहन लीजान की चिंता करने लगे। इतनी पावर का अटैक, क्या उस्ताद जी को खतरा हो सकता है? लेकिन जब स्मोक छोटा तो ग्राउंड पर गिरा हुआ मोटा कुत्ता था। लीजान ने लिंग्यू सोर्ड की 5वीं विधि का इस्तेमाल करके समय रहते बचाव कर लिया था। नुओ शान को हैरानी हुई कि अभी तक मरा नहीं। उसके इतना कहते ही लीजान ने सोर्ड निकालकर उस पर वार करना शुरू कर दिया और 1 सेकंड के अंदर उसे 37 स्ट्राइक्स किए। फिर स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख दी। लगता है तुझमें भी कोई खास बात नहीं, अपनी लास्ट विश बता। लेकिन नुओ शान बिल्कुल नहीं डरा। बिना बैंगल की रोक के मेरे खून के रेड रक्त कण अपनी पावर के कारण वोल्केनो के लावे के बराबर पावर रखते हैं। क्या तुझे लगता है कि तू पिछली बार की तरह बच जाएगा? लेकिन आगे चलकर उसे कुछ अजीब दिखा। उसका खून लीजान को छूने से पहले ही हवा में डिसअपियर हो गया। लीजान ने सोर्ड उठाकर आलस से कहा, अब खत्म करने का टाइम आ गया है। उसने अभी हैंड उठाया ही था कि पास से एक गन शॉट की आवाज आई। लीजान ने उल्टे हैंड से सोर्ड घुमाकर उस बुलेट को उछाल दिया, लेकिन उसमें एनर्जी भी थी, जिससे बुलेट के पास से गुजरते ही चारों तरफ ब्लास्ट होने लगे। नुओ शान ने उसे सांस लेने का मौका दिए बिना मोटे कुत्ते को उठाकर फिर से हमला किया। लीजान लगातार हो रहे अटैक्स के कारण सोर्ड के सहारे खड़ा हो पाया। उसके बॉडी की हद हो रही थी। तभी एक मास्क्ड आदमी हंसता हुआ बाहर आया। क्या तुझे लगता है कि उसकी पावर सिर्फ खून को जमाकर मेरी हेल्प करना है? इस वर्ल्ड की हर चीज वह ठोस बना सकता है और जब चाहे तब छोड़ सकता है। उस बुलेट का सिरा उसने अपनी पावर से बिजली को जमाकर बनाया था, यानी वह किसी भी तरह की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। वही मेरा रियल वेपन है। समझदारी है तो हार मान ले, तू हमें नहीं हरा सकता। लीजान की नजरें कोल्ड पड़ गईं। उसने उंगलियां चटकाई और कहा, ठीक है, फिर मैं भी अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। देख लो अपने और मेरे बीच कितना डिफरेंस है। उसके इतना कहते ही एक भयानक रेड लाइट से भरा 3 हेडेड डॉग रिंग से बाहर आया और उसने 3 रियल आग के बराबर की भयंकर आग उगली। नुओ शान ने भी तुरंत समझदारी दिखाते हुए आइस वॉल बनाकर आग को रोका और बाकी शूटर को मौका देखने को कहा कि जैसे ही लीजान कमजोर पड़े उसे शूट कर दे। लेकिन जल्द ही उसने पाया कि यह आग अजीब थी। आइस वॉल उसे नहीं रोक पा रही थी। शूटर ने सोचा कि वह अपनी पावर से आग को जमा देगा, लेकिन अंत में उसने भी पाया कि जो पावर हर चीज को ठोस बना सकती थी, वह इस आग पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रही थी। नुओ शान को बहुत पसीना आ गया। रियली अजीब बात है। सब मिलकर मेरी प्रोटेक्शन करो और इस बदमाश को खत्म करो। लेकिन अगले ही पल 3 हेडेड डॉग उनके सामने आ खड़ा हुआ। सिर्फ एक रोर ने मोटे कुत्ते को 3-4 मंजिल ऊंचा उछाल दिया। नुओ शान ने गुस्से में कहा, मरा हुआ कुत्ता, मेरा यह अटैक झेल। और फिर उसने 3 हेडेड डॉग पर खून से हमला किया। खून के डॉग को छूते ही इधर उधर ब्लास्ट होने लगे। जब नुओ शान को लगा कि उसने काम तमाम कर लिया है, तब लीजान सोर्ड लेकर उसकी पीठ के पीछे आ चुका था। किसी तरह उसने बचाव किया और बीच में ही कटने से बच गया। शूटर ने तुरंत गन चलाई। बुलेट स्टार की तरह उसकी तरफ बढ़ी और अंदर मौजूद एनर्जी ने जोरदार ब्लास्ट किया। लीजान कुछ ही पलों में आग की लपटों में घिर गया। नुओ शान ने इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक बोल दिया, अब मैं तुझे डेथ के घाट उतारता हूँ। लेकिन उसके इतना कहते ही उसके पेट पर एक गोल्डन लाइट जोर से लगी। उसने नीचे देखा तो लीजान आग के बीच भी पूरी तरह सेफ था। फिर उसने एक हैंड घुमाया और आग की लपटें डिसअपियर हो गईं। शूटर ने फिर से बुलेट्स बरसानी शुरू कर दी, लेकिन अगले ही पल उसका बॉडी भयानक आग की लपटों में घिर गया और कुछ सेकंड्स में ही जलकर राख हो गया। नुओ शान हैरान रह गया। क्या हो गया? उसकी पावर कंट्रोल से बाहर हो गई। उसे नहीं पता था कि यह सब लीजान ने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था। शूटर जिस पावर का इस्तेमाल करता था वह 5 तत्वों पर कंट्रोल करने वाली डिवाइन विद्या से बहुत मिलती थी। इसलिए लीजान ने उस विद्या को उल्टा कर दिया, जिससे उसके अंदर मौजूद तत्वों की एनर्जी बाहर निकल आई और मोटे कुत्ते की खुद को ठीक करने वाली पावर वह भी उसी एनर्जी से चलती थी। लेकिन जब एनर्जी खत्म हो गई तो इस बार उसके वुंड्स अपने आप नहीं भरे। लीजान अब एक डेंजरस गॉड की तरह नुओ शान की तरफ बढ़ रहा था। नुओ शान कांप रहा था और हकलाकर बोल रहा था। लीजान ने उसे एक कॉर्प्स की तरह देखते हुए कहा, मेरा नेम जानने लायक भी नहीं है तू। इससे नुओ शान और भी गुस्से में आ गया। उसका पूरा बॉडी लाल हो गया और खून की लहरें उठती हुई वह लीजान की तरफ दौड़ा। चाहे जान देकर भी तुझे अपने साथ ले डूबूंगा। अगले ही पल ब्लास्ट की आवाज पूरी जगह में गूंजी। चारों तरफ आग की लपटें और भयानक स्मोक उठने लगा। लेकिन जब स्मोक छोटा तो लीजान को एक भी स्क्रैच नहीं आई थी, जबकि नुओ शान ने अपने आप को विस्फोट करके एक छोटी सी रेड बॉल बना लिया था। गू फैमिली के भाई बहन बहुत खुश थे। तीनों को ही मार गिराया। वे भी 9 लेवल के पावरफुल थे। लीजान ने आंखें बंद करके एक गोल्डन कण बनाया। नहीं, अभी एक बाकी है। इतना कहकर उसने हैंड फैलाकर आगे की तरफ घुमाया। कोने से एक कराहने की आवाज आई। सबने देखा तो वह था डोंगफांग युआन शुओ, यानी टोपी वाला वही आदमी था। लीजान ने हैंड उठाकर पत्थरों को हवा में उछाला और डेथ की तरफ बढ़ने वाले कदमों से उसके पास जाने लगा।
डोंगफांग युआनशो ने तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगी। लीजान, मैं तेरा भाई हूँ, ली दादा, मुझे मत मार, बस मुझे जीने दे, मैं तेरा डॉग बनकर रहूंगा। ये सुनकर लीजान ने हैंड जेब में डालकर अपनी पावर वापस ले ली और बिना उसकी तरफ देखे ही निकल गया। डोंगफांग युआनशो ने तुरंत उठकर उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया। धन्यवाद जी, तूने मुझे छोड़ दिया, कितना स्टूपिड है, एक ना एक दिन मैं रिवेंज लूंगा। हाँ। लेकिन उसे खुश हुए 2 सेकंड्स भी नहीं हुए थे कि उसके पीछे से अनगिनत गोस्टली हैंड्स निकल आए और वह ग्रीन आत्माओं के बीच डिसअपियर हो गया। घू फैमिली के भाई बहन ये देखकर डर गए। उस्ताद जी को पहले से पता था कि उसका ऐसा ही अंजाम होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने हैंड्स गंदे नहीं किए। कुछ देर बाद लीजान एक गोट हेड की मूर्ति के सामने पहुंचा। उस मूर्ति पर एक टूटी हुई आयरन सोर्ड रखी थी। लीजान ने तुरंत जाकर सोर्ड की मूठ पकड़ी। हालांकि यह सोर्ड बहुत टूटी फूटी थी, लेकिन फिर भी एक वैल्यूएबल चीज थी। इतना कहकर उसने जोर से सोर्ड खींची तो उस जगह में हलचल होने लगी। मूर्ति के हेड से एक एक बूंद खून टपकने लगा और फिर उसने भयानक चीखें निकालनी शुरू कर दी। खून की भयानक वेव्स लीजान की तरफ बढ़ी। ये देखकर गू फैमिली के भाई बहन घबरा गए। ये क्या है? क्या ये किसी पावरफुल ने छोड़ा हुआ ट्रैप है? ली उस्ताद, आप केयरफुल रहें। लेकिन लीजान बिल्कुल नहीं घबराया। बाकी बचा हुआ ट्रेजर तुम्हें मिल जाएगा, मैं इसे संभाल लेता हूँ। इतना कहकर वह खून के कुएं में जंप कर गया। अंदर जाकर पता चला कि यह जगह बाहर से कहीं बड़ी थी। करीब 10 मिनट्स तक तैरने के बाद लीजान खून के कुएं की बाधा को पार करके उस जगह के अंदर के किंग की आंखों वाले मिस्टीरियस स्थान में पहुंच गया और यही उस पूरी जगह का एक हिस्सा था। कहा जाता है कि किंग की आंख वह जगह है जो वर्ल्ड की शुरुआत से मौजूद है और पूरी वर्ल्ड की एनर्जी यहीं से निकलती है। लेकिन लीजान ने ग्राउंड पर सूखे फ्लावर्स को देखकर सोच में पड़ गया, किंग की आंख वाली जगह पर इतनी कम एनर्जी क्यों है? ये सोचकर उसने एनर्जी का इस्तेमाल करके हैंड घुमाया। ग्राउंड पर पड़े फ्लावर्स गोल्डन लाइट में लिपटकर उसकी तरफ आ गए। लीजान ने उस फ्लावर को हथेली पर हवा में तैराया। ये तो वह फ्लावर है जो सिर्फ किंग की आंख वाली जगह पर उगता है, लेकिन एनर्जी की कमी के कारण सूख गया है। किंग की आंख खोजने के लिए उसने उस सूखे फ्लावर को तोड़ा और अपनी एनर्जी उसमें भरकर उसे मसल दिया। तुरंत ही फ्लावर के टुकड़े इधर उधर बिखर गए और लीजान उस जगह के सेंटर की तरफ बढ़ता रहा। कुछ ही कदम चले थे कि उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसने पाया कि वहाँ एनर्जी को बाहर निकलने से रोकने वाली एक सील लगी थी और उसे लगाने वाला कोई कॉमन आदमी नहीं था। जब उसने ग्राउंड पर बने अक्षरों को छुआ तो पीछे की ग्राउंड से एक आवाज आई। बस एक ही पल में उसके चारों तरफ ग्राउंड पर एक विशाल सर्कल बन गया जिसने उसे बीच में कैप्चर कर लिया और फिर एक अजीब जानवर का साया दिखा जो बोला, जो यहाँ आएगा मरेगा। ये देखकर लीजान को बहुत हैरानी हुई। ये तो 9 लेवल का जानवर डूफू है। किसने तुझे यहाँ गार्ड करने को कहा? लेकिन डूफू सीधा हवा में उछला और पुरानी बात दोहराते हुए लीजान पर टूट पड़ा और बचते बचते लीजान ने यह भी जान लिया कि इस जानवर की कोई इंटेलिजेंस नहीं है। उसे यहाँ गार्ड करने और किंग की आंख पर सील करने वाला एक ही आदमी है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या पर्पस था और वह सील तोड़ने के लिए उसे इस जानवर को मारना ही होगा। ये सोचकर लीजान ने तुरंत अपनी जन्मजात फिजिकल प्रोटेक्शन खोली और स्वॉर्ड बुलाई। आधी टूटी हुई डिवाइन सोर्ड उसके हैंड में आ गई। लिंग्यू सोर्ड की पहली विधि वेपो जियांडाओ। सोर्ड से 2 रोशनियां डूफू की भौं के बीच में जा लगी। एक कराह के साथ डूफू ने 10 किलो खून उगल दिया। इससे डूफू और गुस्से में आ गया। उसके पूरे बॉडी से भयानक एनर्जी निकलने लगी। लीजान ने पीछे हटकर उसके अटैक से बचाव किया। लिंग्यू सोर्ड की दूसरी विधि बिहुआ वुक्सी। एक गोल्डन चमक के साथ डूफू का हार 2 टुकड़ों में कट गया और उसका विशाल बॉडी ग्राउंड पर गिर पड़ा। लेकिन लीजान ने थोड़ी भी डील नहीं दी, क्योंकि डूफू का फेस धीरे धीरे बदल रहा था और उसने 2 और रेड आंखें निकाल ली थीं, जैसे वह और पावरफुल हो गया हो और फिर खड़ा हो गया हो। और यही उसका रियल रूप था। डूफू की पीठ से 4 स्पर्शक निकले और उन्होंने लीजान को पूरी तरह जकड़ लिया। लीजान ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड चलाकर उन स्पर्शकों को काटा और फिर ऊपर उछलकर सर्कल से बाहर निकल गया। उस सामने खड़े भयानक डूफू को देखकर लीजान को पता था कि उसकी पावर उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन वह बिल्कुल घबराया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि यह खतरा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में मिलने वाला एक इनवैल्यूएबल मौका है। वर्ल्ड में पावर हासिल करने के तरीके ऊंचे से ऊंचा, बीच का और नीचे 3 लेवल्स में बांटे गए हैं और इनमें हेवन अर्थ का डिफरेंस है जो किसी भी साधक के लिए बहुत मायने रखता है। मिडिल लेवल की पावर पाना भी बहुत बड़ी बात है और हाई लेवल तो बस कहानियों में सुना जाता है। पिछले जन्म में लीजान ने वर्ल्ड के कोने कोने में भटककर आखिरकार मिडिल लेवल का सबसे अच्छा तरीका ढूंढा था और उसे सीखने के लिए बिल्कुल प्योर शुरुआती एनर्जी चाहिए थी। सौभाग्य से उसके गुरु की मदद से वह उस मुकाम तक पहुंच सका। उसे ज्यादा सोचने का मौका न देते हुए डूफू की आंखों से रेड लाइट निकली और तेज रेड धारों के रूप में उस पर टूट पड़ी। लीजान बचते हुए लड़ने का रास्ता सोचने लगा। अब वहाँ एनर्जी कम थी। मिडिल लेवल की पावर हासिल करना भी बहुत मुश्किल था। हाई लेवल तो जीवन भर न मिले, लेकिन इस जीवन में वह हार नहीं मान सकता था, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल हो। आज उसे मिडिल लेवल की पावर हासिल करनी ही थी। ये सोचकर लीजान ने पैर जोर से ग्राउंड पर मारा और हवा में उछलकर सोट डूफू की आंख में घोंप दी। डूफू ने पेन से आंखें बंद करके भयानक चीख निकाली। इस दौरान लीजान ने पाया कि डूफू और किंग की आंख पर लगी सील एक ही स्रोत से है। जब डूफू घायल होता है तो सील भी कमजोर पड़ जाती है और उसकी जन्मजात फिजिकल प्रोटेक्शन सील की पावर को अपने अंदर समा रही थी। लीजान ने इस पावर का इस्तेमाल करके आखिरी रिस्क उठाने का फैसला किया ताकि वह अपनी पावर की नई मंजिल हासिल कर सके। तभी डूफू ने फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश की। लीजान ने एक हैंड से मुद्रा बनाकर धरती को हिला दिया और उसके अटैक से
बच निकला। फिर से मंत्रा पढ़कर अपनी सोड को इशारे पर चलाया और उसने डूफू के सींग काट दिए। पेन से डूफू ने भयानक रेड लाइट फैलाई और उसकी चीखों ने पूरे आसमान को हिला दिया। लीजान ने कामली मुस्कुराते हुए कहा, आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। खून बहाकर जान दूं या सोड से तुझे मारूं, बस मर जा। इतना कहकर उसने सोड पकड़ी और हवा में उछलकर फिर से डूफू की आंख पर अटैक करने के लिए बढ़ा, लेकिन जल्द ही एक पावर ने उसे पीछे खींच लिया। एक्चुअली डूफू ने जुई जुई जिमू नाम की विद्या इस्तेमाल की थी। आसमान में अचानक काउंटलेस आंखें दिखाई दी, जिसने लीजान की हरकतों को कुछ देर के लिए रोक दिया। लेकिन लीजान बिल्कुल डरा नहीं, उसने बस धीरे से खत्म कहा और सभी रेड आंखें एक साथ फट गईं। चारों तरफ रेड लाइट बिखर गई और एक विशाल मीटियोराइट आसमान से उस जगह पर आ गिरा जहां लीजान खड़ा था। डूफू को लगा कि लीजान मर गया, इसलिए वह वहां से जाने लगा, लेकिन अगले ही पल लीजान सीधा हवा में उछला। उसके चारों तरफ गोल्डन लाइट की एक परत थी जो टूटी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई थी और वह पावर की नई मंजिल पर पहुंच चुका था। ये देखकर डूफू बहुत गुस्से में आ गया और फिर से जुई जुई जिमू का इस्तेमाल किया, लेकिन अब पावर पाकर लीजान के लिए उसकी स्पीड टर्टल की तरह धीमी थी। उसने सोड की पहली विधि बिंगजिंग का इस्तेमाल किया और बस एक पल में डूफू का विशाल बॉडी आइस में जम गया। कई कोशिशों के बाद डूफू आइस तोड़कर बाहर निकला और अटैक करने ही वाला था कि लीजान उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने दूसरी विधि क्यूनमो लुआनवू चलाई और एक पल में लीजान के काउंटलेस रिफ्लेक्शंस बन गए। हर रिफ्लेक्शन में उसकी पूरी 100% पावर थी। काउंटलेस सोड स्ट्राइक से डूफू लगातार चीखता रहा और उसका बॉडी धीरे धीरे स्वॉर्ड लाइट में मिटने लगा। लीजान ने बिना पीछे मुड़े पीठ दिखाते हुए कहा, किंग की आंख पर लगी सील की पावर सोखकर ही मैं इस मुकाम तक पहुंच सका और इस बार की पावर पिछली तुलना में कई गुना ज्यादा है। पता नहीं किस गॉड ने यह सील लगाई थी। डूफू के गिरते ही उस जगह से भारी मात्रा में एनर्जी निकलने लगी। न सिर्फ बाहर खड़े गु फैमिली के भाई बहन को एनर्जी का एहसास हुआ, बल्कि दूर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर बैठे गुएल्डर ने भी इसे साफ महसूस किया। गुएल्डर ने चाय का कप उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गु फैमिली को भी इस डे का इंतजार था। इसी दौरान डोंगफांग फैमिली के मुखिया डोंगफांग पिंगान एक जवान आदमी के साथ बात कर रहे थे। मिस्टर जी, आप इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम पा चुके हैं, काश युआन शो को भी आपसे कुछ सीखने को मिलता। चापलूसी भरी बातें सुनकर जी जुआन ने बस मुस्कुराकर कहा। डोंगफांग मुखिया ने बहुत कहा, आपके फैमिली की पावर दवाइयों के क्षेत्र में मैंने सुनी है, आपके साथ वर्क करने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। तभी डोंगफांग पिंगान के कान में हेडफोन से एक आवाज आई, इसलिए उसने तुरंत उठकर मिस्टर जी से कहा, मुझे एक्सक्यूज करें, कुछ पर्सनल काम है। फिर वह विंडो के पास गया और फोन उठाया। मुखिया, बैड न्यूज है, अभी अभी मास्टर जी के लाइफ इंडिकेटर में अलार्म बजा, मास्टर जी मर गए हैं। ये सुनकर डोंगफांग पिंगान का फेस उतर गया। उसने कहा, मैंने सुन लिया और फोन रख दिया। फिर मुड़कर मुस्कुराया, आओ मिस्टर जी, एक ग्लास पियो, हमारा वर्क पहले, आपको जो चाहिए वह मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर उसने उंगलियां चटकाकर दो गर्ल्स बुलाई और बोला, आप यहाँ मस्त रहिए, मैं अभी नेसेसरी काम करके आता हूँ, और खुद डोर बंद करके बाहर चला गया। तब उसने बेटे की मौत का दुख दिखाते हुए कहा, गुवेन, तूने युआनशुओ को मार डाला। जब मेरा डोंगफांग फैमिली उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाएगा तो तेरे गु फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। कुछ डेज बाद लीजान उस जगह पर ध्यान लगाकर एनर्जी सोख रहा था। पास में रखा वुडन बॉक्स एनर्जी के संपर्क में आकर जोर जोर से हिलने लगा। अगले ही पल बॉक्स की पूरी एनर्जी सोख ली गई और एक कैट बाहर कूदी। मैं आजाद हो गया। जल्द ही उसने पास बैठे लीजान को देखा और धीरे धीरे पास आकर उसका निरीक्षण करने लगी। वाह, जन्मजात फिजिकल प्रोटेक्शन वाला ऊंचा लेवल का साधक। अगर इस तरह के ग्रेट आदमी का साथ मिल जाए तो मेरी कैट की लाइफ तो संवर जाएगी। लीजान ने भी इस कैट को देख लिया। उसने बस एक थप्पड़ मारकर उसे हटाया ताकि उसके ध्यान में खलल न पड़े। कैट को गुस्सा आ गया, ये क्या है, मारने लगा पहली ही बार, मुझसे अपॉलॉजी मांग तो मैं माफ कर दूंगी। लेकिन लीजान ने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि यह सोच रहा था कि उसके अंदर समाने वाली एनर्जी की हद हो गई है। अगर और सीखना है तो कुछ डेज और लगेंगे इस एनर्जी को रियल पावर में बदलने में। ये सोचकर लीजान वहां से जाने लगा, जिससे कैट और भड़क गई। अरे, मैं हूँ बड़ी फेमस कैट। ये सुनकर लीजान ने थोड़ी इंटरेस्ट दिखाई। क्या ये वह जानवर है जो वर्ल्ड के राज देख सकता है? पर तुझे इस जगह किसने कैप्टिव किया? कैट थोड़ी सोच में पड़ गई। मुझे नहीं पता, मुझे बस याद है कि किसी ने मुझे पकड़ा और उस बॉक्स में बंद कर दिया। होश आया तो इस जगह थी। लीजान ने बेमन से कहा, अपना ही नतीजा नहीं समझ पा रही, लगता है तू यूजलेस है। ये सुनकर कैट अपने पॉज लीजान पर फेंकने को दौड़ी, फिर इंसान का रूप बनाकर उसे जकड़ लिया। मेरी बात गलत है, मैं यूजलेस नहीं बल्कि बहुत काम की हूँ, और साथ ही अपना मैजिक भी दिखाने लगी। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी कंपेनियन बन जाऊंगी। जब उसने देखा कि लीजान की नजरें जमी हुई हैं तो उसने मुस्कुराकर कहा, भले ही तू ऊंचे लेवल पर है पर मैं मिडिल लेवल पर हूँ, तुझे संभालना मेरे लिए मुश्किल नहीं। लेकिन लीजान उसके ट्रैप में नहीं फंसा। उसने कहा, मुझसे दूर हट, और अपने आसपास एनर्जी फैलाकर कैट को दूर फेंक दिया। हालांकि कैट ग्राउंड पर गिरी, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह और ज्यादा मुस्कुराई। जिस आदमी को मैंने पसंद किया वह सच में कुछ स्पेशल है, मुझे और अच्छा लग रहा है। फिर उसने अपना हैंड अपनी आंख पर रखा और एक पल में आसमान पर एक बड़ी कैट की आंख बन गई। लीजान ने बस उसे देखा और उसकी पुतलियां फैल गईं और वह उसके ट्रैप में फंस गया। सपने में वह आसमानी परीक्षा में फेल होने के बाद बहुत कमजोर हालत में था। कैट उसके सामने आई और बोली, तू चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अपनी किस्मत से बच नहीं सकता। अगर तू मेरे साथ हो जाए तो मैं तुझे इस परीक्षा को पार करने में हेल्प कर सकती हूँ। चल, हम दोनों सबसे हैप्पी कपल बनते हैं। लीजान ने धीरे से हैंड बढ़ाया जैसे वह उसके काबू में आ गया हो, और अगले ही पल उसने उसके ईयर्स पकड़कर उसे डांट लगाई। क्या तुझे लगता है कि तेरी छोटी सी मैजिक मुझ पर चलेगी? क्या तूने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है? बशर्ते तू मुझे इस परीक्षा को पार करने में हेल्प करे, मैं तुझे जल्दी मरने से बचा सकता हूँ। जल्द ही लीजान कैट को साथ लेकर उस जगह से बाहर आ गया। गु फैमिली के भाई बहन बड़ी उत्सुकता से
पूछने लगे, उस्ताद ये प्यारी सी बहन कौन है? लीजान के जवाब देने से पहले ही कैट ने अपना हैंड उसकी कलाई पर रखकर कहा, मेरा नेम शुयो है, मैं ली दोस्त की ट्रू कंपेनियन हूँ। सारे काम निपटाने के बाद सब रेस्टोरेंट में खाने आए। गु तियानजिन शुयू को देखकर सोच में पड़ गई। ये औरत बार बार कह रही है कि ये मेहरबान की पत्नी है, क्या मास्टर सच में उसके साथ फिजिकल और स्पिरिचुअल साधना करने को राजी होंगे? लीजान को गु तियानजिन के विचारों का पता था, लेकिन उसने सीधा कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी के पुनर्जागरण के बारे में सोच रहा था। कल्टीवेशन करने से डबल फायदा होगा, उसे अगला स्पिरिचुअल आई कहाँ है ये भी पता लगाना होगा। पेट भर खाने के बाद गु तियानजिन खुशी खुशी ली जहान को दिखाने लगी, एहसान वाले भाई, अब मैं 4th लेवल की सुपर ह्यूमन एबिलिटी वाली हूँ, जल्दी से मेरी प्राइस करो। ली जान ने यह सुनकर बहुत संतोष महसूस किया, फिर गु तियानजुए की तरफ देखा। गु तियानजुए ने शर्मिंदगी से सिर खुजलाया, मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ा, हालांकि शायद ज्यादा दूर नहीं हूँ। वैसे मास्टर, अभी डोंग फांग युआनशुओ पर मुसीबत आ गई है, हमें फियर है कि वे आपके परिवार पर अटैक करेंगे, इसलिए हम उन्हें गु परिवार ले आए हैं। ली जान ने सोच समझकर सिर हिलाया, बहुत अच्छा, इससे मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकता हूँ। ठीक उसी समय लियू यिरान के घर की छत पर एक असासिन आ गया। गुलाइकोंग ने उस आदमी को आखिरी वार्निंग दी, मैंने पहले ही साफ कह दिया था, जिसे तुम्हें मारना है वो घर पर नहीं है। लेकिन नीले बालों वाले ने पके लहजे में कहा, इम्पॉसिबल, मैं प्रोफेशनल हूँ, कोई मेरी आंखों के सामने से नहीं निकल सकता। ये सुनकर गुलाइकोंग ने तिरस्कार भरी कोल्ड हंसी हंसी, जब बात नहीं बनती तो लड़ाई ही एकमात्र रास्ता है। उसके मुंह से ये निकलते ही नीले बालों वाले ने तुरंत तलवार उठाकर उस पर झपट्टा मारा। बहुत बकवास करता है। गुलाइकोंग ने समय रहते शील्ड बनाकर बचाव किया, चल जितनी मर्जी आए उतनी ताकत लगा। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि तलवार की चमक शील्ड को भेद कर सीधे उसके कंधे पर लगेगी। हैरान मत हो, आने से पहले मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी। हालांकि हम दोनों एक ही तरह की एबिलिटी वाले हैं, लेकिन मेरी एबिलिटी धातु को संक्षारित करने वाली है। फिर उसने हाथ उठाकर पूरी शील्ड को उछाल दिया। गुलाइकोंग ने घाव को देखकर हैरानी जताई, क्या बात है, घाव वाली जगह दोबारा क्यों नहीं बन पा रही? इससे पहले कि वह और सोच पाता, सामने वाला फिर से तलवार लेकर आ गया। तुम तो बस एक गार्ड हो, मैं तो कई लड़ाइयां झेल चुका असैसिन हूँ, तलवार संभाल। गुलाइकोंग को उससे बकवास करने का मन नहीं हुआ, उसने पूरा शील्ड और कवच बना लिया। तो फिर पहले मेरी लाश पर से गुजरो। इसी बीच ली जान दूसरी तरफ की छत पर पूरा नजारा देख रहा था। शुयू ने उसे खड़ा खड़ा देखते देखा और याद दिलाया, क्या तुम उस बड़े आदमी को बचाने नहीं जाओगे? साफ दिख रहा है कि वो दुश्मन के सामने टिक नहीं पा रहा, जल्दी ही मारा जाएगा। ली जान ने पलकें तक नहीं झपकाई और बोला, अनादिकाल से साधकों को मौत और जीवन से गुजरना पड़ता है ही तभी कुछ बन पाते हैं। अगर वो अपने ही लेवल के दुश्मन से नहीं जीत पाता तो मेरे साथ चलने का कोई हक नहीं रखता। दृश्य बदला। गुलाइकोंग सच में सामने वाले के हमलों को नहीं झेल पा रहा था। हार मान ले, तेरी रक्षा के आगे मेरा कुछ नहीं चल सकता, कहकर वह हवा में उछला और तलवार उठाकर सब खत्म करने की तैयारी में था। उस वक्त गुलाइकोंग बुरी तरह घायल हो चुका था, उसके पास हमले से बचने की ताकत नहीं बची थी। तभी अचानक एक बचपन की याद उसके दिमाग में आई, माँ, साधना वाले नॉवेल्स के लोग बहुत ताकतवर होते हैं, मैं बड़ा होकर उनकी तरह मजबूत बनूंगा। माँ ने सुनकर उसे हौसला दिया, क्योंकि उन्हें अपने करीबियों की रक्षा करनी होती है, इसलिए वे ताकतवर बनना चाहते हैं। कोंग, तुम भी मेहनत करना। गुलाइकोंग ने सिर हिलाया, मुझे पता है माँ, मैं जरूर ताकतवर बनूंगा। याद खत्म होते ही गुलाइकोंग का हाथ हिला, उसने सीधे सामने आ रही तलवार की धार पकड़ ली। उसकी आंखें लाल हो गईं और पूरे शरीर से भयानक एनर्जी का प्रवाह होने लगा। अगले ही पल वह झटके से खड़ा हो गया। सामने वाले की एबिलिटी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दरअसल गुलाइकोंग ने अगला लेवल पा लिया था। अब उसकी ताकत टाइम एबिलिटी यूजर के बराबर हो गई थी। नीले बालों वाले असैसिन के मुंह से पसीना बहने लगा। अब तो खेल ही बिगड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, गुलाइकोंग की मुक्के की आंधी सीधे उसके मुंह पर आई। पूरी छत जोरदार धमाके से उड़ गई। नीले बालों वाला तुरंत चीखा और धरती पर गिर पड़ा। लड़ाई करो, लेकिन धमाका क्यों कर रहे हो? गुलाइकोंग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वह आखिरी वार करने को तैयार था, लेकिन तभी ली जान अचानक उसके पीछे आ गया। बस करो। आने वाले को देखकर गुलाइकोंग बहुत खुश हुआ। ली साहब, आप वापस आ गए? ली जान ने सिर हिलाया। टाइम एबिलिटी यूजर बनने पर बधाई हो। मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस ऊपर से देखा, बहुत अच्छा किया। आगे मैं तुम्हें एक फिजिकल साधना विधि सिखाऊंगा। गुलाइकोंग ने हाथ जोड़कर अंदर ही अंदर खुशी मनाई। मतलब साहब सच में मुझ पर ध्यान दे रहे थे, बहुत अच्छा है। ली जान की आंखों में कोल्डनेस थी। वह धीरे धीरे असैसिन की तरफ बढ़ा। किसने भेजा है तुम्हें? नीले बालों वाले के पसीने और बढ़ गए। मैं प्रोफेशनल हूँ, मार डालो तो भी नहीं बताऊंगा। ली जान ने कोल्ड हंसी हंसी। शुयू, ये तुम्हारे हवाले। शुयू ने तुरंत ली जान के कंधे से कूदकर इंसानी रूप धारण किया और आस्तीन चढ़ाते हुए बोली, तो अब इस बिल्ली को तुम्हारी अच्छी तरह परीक्षा लेनी है। बस एक नजर में नीले बालों वाला भ्रमजाल में फंस गया। ये क्या, मैं तो मिशन पर था, यहाँ कैसे आ गया? जब वह सोच ही रहा था, तभी उसके कान के पास से एक जोड़ी खूबसूरत पैर आए। ये भी नहीं दिखता, ये तो हेवन है। आने वाले को देखते ही नीले बालों वाले ने तुरंत अपना शरीर ढांक लिया। मेई, आप तो विदेश में थी, वापस कब आ गई? मेई ने झुककर मोहक मुस्कान दी। बेशक, तुम्हें रिवॉर्ड देने आई हूँ, कहकर वह अचानक नीले बालों वाले के करीब आई। तुम दुश्मनों के सामने अपनी जान की बाजी लगाकर राज रखते हो, और अगर तुम्हारी वजह से ली जान आसानी से मारा नहीं गया होता। नीले बालों वाला शर्माते हुए पीछे हटा। मैं आज यहाँ हूँ तो सब मेई ये लीडर की वजह से है। मैं किसी रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं करता। आगे मैं हीशुई गिरोह को जरूर और आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मेई फिर से पास आई और उसने नीले बालों वाले के गर्म गाल को छुआ। लेकिन तुम्हारा शरीर तो बहुत सच्चा है, वरना मेई यहाँ ना आती। नहीं मेई, मुझे तो बस लगता है कि
तुम किसी मायने में मेरी माँ की याद दिलाती हो। लेकिन मेई यी अचानक हंसी, तो तुम सपने में इस आखिरी पल का मजा ले लो। एक चीख के साथ नीले बालों वाला रियल दुनिया में हमेशा के लिए चला गया। शुयू के चेहरे पर तिरस्कार भरी हंसी थी। प्रोफेशनल तो था, बस थोड़ा बेवकूफ था। और पास खड़ा गुलाइकोंग अभी भी नहीं जानता था कि नीले बालों वाले ने आखिर क्या देखा था कि अचानक मर गया। फिर शुयू ने जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी वह सब ली जान को बता दी। ये सुनकर ली जान क्या था वह, जल्द ही सब लोग हीशुई गिरोह के इलाके में पहुंचे। उस वक्त कुछ लड़के अत्यधिक एनर्जी वाले पत्थर ले जा रहे थे। इतने सारे पत्थर, हम चुपके से कुछ ले लें तो किसी को पता चलेगा। इतने में साथी ने रिप्लाई भी न दिया कि ऊपर से एक मिसाइल आई और जोरदार धमाके के साथ सबको उड़ा दिया। गुलाइकोंग ने ऊपर से जोर से चिल्लाया, जिसने भी ली साहब पर अटैक करने की कोशिश की सबको मौत की सजा मिलेगी। ये सुनकर बाकी लोगों ने गुस्से से उसे इशारा किया, बेशर्म, हीशुई गिरोह में उत्पात मचाने आया है, जल्दी इसे नीचे गिराओ। इतना कहना था कि शुयू अचानक आई और उसने दुश्मन पर ऐसा वार किया कि बहुत कमजोर हो। क्या इस बिल्ली को खेलने के लिए कोई ताकतवर नहीं है? उसके अहंकारी अंदाज ने हीशुई गिरोह के सभी लोगों को भड़का दिया। तो फिर मर जा। शुयू की नजरें जहरीली कोल्ड थीं। इतनी धीमी स्पीड से मुझे चोट लगेगी। फिर उसने जम्हाई ली। गुलाइकोंग ने रॉकेट लॉन्चर से पूरा आंगन उड़ा दिया। इस हंगामे ने हीशुई गिरोह के सरदार मांगशे का ध्यान खींचा। बाहर इतना शोर क्यों है? क्या फिर से बाइहू गिरोह उत्पात मचा रहा है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ली जान ने कांच तोड़कर अंदर धमाके से घुस आया। मांगशे डर गया और उसने सांप जैसी सुपरनैचुरल एबिलिटी से अटैक किया। लेकिन ली जान ने उतरते ही सांप को 2 टुकड़ों में काट डाला। मैंने सुना है तुमने मुझ पर अटैक की साजिश रची थी। सुनकर मांगशे ने कोल्ड हंसी हंसी। तो तुम हो ली जान, लगता है अपर स्टेज सुपरनैचुरल यूजर हो, इसलिए मेरे कमाने वाले पेड़ मोशान को मार पाए। लेकिन चूंकि तुम खुद मौत के मुंह में आए हो तो मुझे कोई गिला नहीं। उसके मुंह से यह निकला ही था कि ली जान ने हवा में उछलकर तलवार घुमाई। जब तूने ही आदेश दिया तो तेरा सिर ही काम आएगा। लेकिन ये घातक वार मांगशे के पास खड़ी एक लड़की ने रोक दिया। आज की बातचीत इतनी इंपॉर्टेंट है, बाहर के किसी ने आकर ऐसा हंगामा कर दिया। मैं ये नहीं है तो तू सरदार इस तरह कैसे चला रहा है काम? मांगशे ने ली जान को घूर कर देखा और बुरी मुस्कान दी। मैं ये अभी विदेश में है, उन्होंने गिरोह का सारा काम मुझे सौंपा है। आज बस मिस म्यू तुम इस ली जान को खत्म कर दो तो हमारा डील पक्का हो जाएगा। मिस म्यू ने पीछे मुड़कर उसे देखा। बस इस एक बार, उम्मीद है तुम वादा निभाओगे। ली जान ने उसे वार्निंग दी। तुम्हारी एबिलिटी अच्छी है और आगे बढ़ने की संभावना है। क्या तुम सच उसके साथ मिलकर बुरे काम करना चाहती हो? मिस म्यू ने एक ही रिप्लाई दिया, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, और सीधे ली जान पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान ली जान के पीछे एक आवाज आई, एक भयानक शक्ल उस पर झपटने को, लेकिन वह एक तिजोरी थी। मिस म्यू के इशारे पर उसकी नजरें बेहद खूंखार हो गईं। अगर अभी यहाँ से निकल गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। सुनकर ली जान ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। उसने अपनी उल्टी तलवार हाथ में ली। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो। मिस म्यू ने कोल्ड हंसी हंसी। टूटी तलवार से तुम मुझे हरा पाओगे? बहुत अहंकार है, पछताओगे। किलामी मारो। उसके कहने पर तिजोरी से बैंगनी रंग की आग की लपट निकली और ली जान की तरफ दौड़ी। ली जान ने तुरंत तलवार उठाई। लिंग्यू तलवार कला छठी चाल, चांद पानी में। उसने न केवल आग को विफल किया बल्कि सोने की तलवार की चमक भी पैदा की। हालांकि मिस म्यू ने समय रहते बचाव किया, लेकिन छत उड़ गई। मौका देते ही ली जान ने तलवार लेकर अटैक किया, लेकिन तिजोरी ने रास्ता रोक दिया और उसमें रखी डेजर्ट ईगल हवा में तैरने लगी, जिसने अपने आप फायर करके ली जान पर गोलियां बरसाई, जिससे उसे रुकना पड़ा। फिर ली जान ने कोल्ड हंसी हंसी, औरत होकर तुम्हारी ताकत में कोई कमी नहीं है तो थोड़ा, पर बहुत नहीं, कहकर उसने तलवार घुमाई। तिजोरी 2 टुकड़ों में कट गई। तिजोरी की आवाज भी मिस म्यू के सामने आ गई, लेकिन ली जान के दबाव के सामने वह पसीने पसीने हो गई। मिस म्यू ने पहले हार मान ली। मैं तो बस डील करने आई थी साहब, आप जो करें। ली जान ने सतर्कता कम करके पूछा, बताओ तुम्हारा मालिक कहाँ है? लेकिन अगले ही पल उसके पैरों में तार फंस गए। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अफसोस मेरे जाल में फंस गए। सुपरनैचुरल एबिलिटी शिजी। फौरन तारों ने पत्थरों को खींचकर ली जान के चारों ओर बांध दिया, जैसे उसे बांस की टोकरी में कैद कर दिया। मांगशे ने सोचा कि उसने ली जान को खत्म कर दिया है, लेकिन ली जान ने ठहाका लगाया, मैं तलवार हूँ, देशद्रोहियों का वध। सोने की रोशनी आसमान में उठी। मिस म्यू चौंक गई। ये कौन सी सुपरनैचुरल एबिलिटी है, इतनी ताकतवर? ली जान की आंखों में खूंखार चमक थी। मेरा टारगेट तुम नहीं हो, लेकिन अगर चाहा तो तुम्हें भी मिटा सकता हूँ। सुनकर मिस म्यू ने पूरी ताकत से रेगिस्तानी ताकत दिखाई। क्या तुम सच में मुझे हीशुई गिरोह की एक साधारण लड़की समझते हो? लेकिन अगला दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसकी तिजोरी अब ली जान को बचा रही थी। मिस म्यू पूरी तरह हार मान चुकी थी। मुझे माफ करें, मैं नादान हूँ, मेरी आंखों में धूल पड़ी थी, गुस्सा शांत करें। ली जान ने हाथ जेब में डाले और बोला, लड़ाई खत्म? मिस म्यू ने झुककर प्रणाम किया। साहब आप अपना काम करें, मैं तो बस चाय पीने आई थी। मांगशे घबरा गया। क्या तुम्हें अपने डील की याद नहीं? मिस म्यू ने तिरस्कार से कहा, अगर हमारे म्यू परिवार को तुम्हारे स्पिरिचुअल पत्थरों की जरूरत न होती तो मैं इस गंदी जगह पर कभी ना आती। उस वक्त ली जान टूटी तलवार लेकर मांगशे की तरफ बढ़ रहा था। मांगशे ने आखिरी थ्रेट दी, अगर तूने मुझे मारा तो मेई और डोंगफांग परिवार तुझे नहीं छोड़ेंगे। इतना सुनते ही ली जान ने हाथ हिलाया और उसकी जान निकल गई। हम देखेंगे वे भी तुमसे कम नहीं। हीशुई गिरोह के लोग दौड़ कर आए। किसकी इतनी हिम्मत कि हीशुई गिरोह में हंगामा करे? ली जान की नजरों में चमक आई। क्या तुम लोग भी मरना चाहते हो? मुझे कुछ और मारने से कोई परहेज नहीं। ये सुनकर सबने थूक निकला और फिर सब घुटने टेक बैठे। सरदार साहब को प्रणाम। ली
जान ने ताकत कम की और दिलचस्पी से बोला, तुम लोग तो समझदार हो, नहीं तो 3 सेकंड से ज्यादा न बचते। हीशुई गिरोह के दूसरे सरदार ने समझाया, साहब आपको नहीं मालूम, हीशुई गिरोह में हमेशा से ताकतवर को ही सरदार माना जाता है। जो सरदार को हरा दे वही उसकी जगह लेता है। मतलब अगर किसी ने आपको हरा दिया तो हम उसे ही मालिक मानेंगे। ये मेई यी का बनाया रूल है। ली झान को मेई यी से बहुत चिढ़ थी, तो मेई यी को बता दो हीशुई गिरोह का मालिक बदल गया है। इसी बीच होश में आई श्यांगमिन के दिमाग में बस ली झान ही था। मैं उठी तो मेरा एहसान मंडी चला गया। मैं तो उसका एहसान भी नहीं चुका पाई। अगर हम दोनों की नजर मिल गई होती तो शायद आज ही 18 ड्रैगन बच्चों को जन्म देती। मौत के अखाड़े के मालिक ने पीछे से उसका सिर सहलाया। लगता है लड़की घर की नहीं रही। ये ली जान घू परिवार का साथ भी है और उसका फ्यूचर भी बहुत बड़ा है। अगर तुम सच में साथ हो जाओ तो हमारे घर के लिए बहुत बड़ा मौका होगा। यिंगर हिम्मत मत हारो, अखाड़े में वह चीज है जो ली जान को चाहिए। तुम फिर मिलोगे। मैं सम्मान से लौटा। हीशुई गिरोह की खबर सुनकर मेई ने मुंह मटका, फिर एक काले आदमी की गोद में लेटकर बोली, इंटरेस्टिंग है, हीशुई गिरोह को एक छोटे से लड़के ने उखाड़ दिया और वो मुझसे मिलना चाहता है। काला आदमी तो देश लौटकर ली जान का इंतजाम करना चाहता था, लेकिन मेई ने मना कर दिया। इतनी मेहनत नहीं, मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी। दूसरी तरफ गो भाई बहन ली जान को एक बंगले पर ले आए। ये दादाजी ने आपके लिए खास चुना है। हवा पानी बहुत अच्छा है और कल्टीवेशन के लिए भी फायदेमंद। कैसा लगा? ली जान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हालांकि पूर्व सम्राट के महल जितना नहीं, लेकिन अब भी उसके लिए काफी था और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी अच्छी थी। शायद टूटी तलवार भी ठीक हो जाए। ली जान को कुछ ढूंढते देख गु भाई बहन तुरंत समझ गए, तो हम आपको परेशान नहीं करते, हम निकलते हैं। दोनों के जाने के बाद ली जान ने पैरों पर बैठकर अपनी अंगूठी से गुइलू, टूटी तलवार और नुओशान के खून का गोला निकाला। गुइलू ने सोचा कि यह खून का गोला उसके लिए है, तो उसने सुअर का रूप धारण किया और बोला, दिमाग दिमाग, मुझे सबसे प्यारा दिमाग चाहिए। ली जान ने मुस्कुराकर कहा, बस ये टूटी तलवार ठीक कर दे तो जितना दिमाग चाहिए ले लेना। सोल युआन सुअर तुरंत भट्टी में बदल गया और उसने टूटी तलवार और खून के गोले को अंदर खींच लिया। लेकिन आधे घंटे बीत गए और फिर भी ली जान को संतोष नहीं हुआ। उसने हाथ हिलाकर कोल्ड कहा, लगता है भट्टी की क्षमता सामान्य है, बेहतर होगा इसे नष्ट करके नहीं ढूंढूं। ये सुनकर गुइलू कांप गया और उसने तेजी से तलवार ठीक करना शुरू कर दिया और सिर्फ 2.5 मिनट में पूरी तलवार बन गई। ली जान ने तुरंत तलवार पकड़ी। बहुत अच्छा, पहले से भी अच्छी बनी है, कहकर वह हवा में उछला। लिंग्यू तलवार कला, अदृश्य धार। बस तलवार हिलाई तो पहाड़ 2 टुकड़ों में बट गया। लेकिन जब वह खुश हो रहा था तभी उसके शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी में बहुत गड़बड़ी होने लगी। उसकी ताकत पूरी तरह निकल नहीं पा रही थी और वह बेबस होकर नीचे गिर गया। ली जान सोच में पड़ गया कि आखिर यह क्या है। शुयू धीरे धीरे बाहर आई और हंसी। ये तो आसमानी राह का आधार है जो कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। हालांकि तुम्हारी पिछली जन्म की ताकत बहुत थी, लेकिन इस ऊंचे आसमानी राह के आधार के बारे में तुम नहीं जानते। ली जान हैरान रह गया, क्या मैं पहले ही आसमानी राह के आधार पर पहुंच चुका हूँ? शुयू तुरंत ठहाका लगाकर हंसी। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। आसमानी राह के आधार की खासियत यह है कि यह स्पिरिचुअल एनर्जी के आउटपुट और क्षमता को बढ़ा देता है। आम तरीके एक छोटे गोले की तरह होते हैं जो सामान्य स्पिरिचुअल एनर्जी के निकास में पूरी तरह फिट बैठते हैं, लेकिन आसमानी राह का आधार तो एक बड़े घड़े की तरह है जिसमें आम तरीके फिट नहीं बैठते, जिससे बहुत सारी एनर्जी बेकार हो जाती है। समझाने के बाद शुयू ने इंसानी रूप धारण कर मोहक नजरों से ली जान को देखा। बिल्ली के पास एक तरीका है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, बस तुम मुझसे फिजिकल स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करने को राजी हो जाओ तो बताऊंगी। ली जान ने साफ मना कर दिया और फिर एक सवाल पूछा, तो मैं अब आसमानी राह के आधार पर हूँ लेकिन ज्यादा टेक्निक्स नहीं कर सकता? शुयू ने सिर हिलाया। आसमानी राह का आधार तो जल्दी एनर्जी सोखता है, लेकिन अगले लेवल यानी जिंदान तक पहुंचने से पहले तुम्हें और ऊंची टेक्निक्स खोजनी होंगी ताकि एनर्जी बर्बाद ना हो। ली जान कुछ और पूछना चाहता था कि तभी कोई अंदर आया। ली साहब, हमारा म्यू परिवार सुपरनैचुरल औषधियां बनाने वाली कंपनी है जिसके पास ढेरों खेत और खदानें हैं, लेकिन हमारे पास शुद्धिकरण की टेक्निक नहीं है, इसलिए हमें मांगशे से हाथ मिलाना पड़ा। चूंकि आपने हीशुई गिरोह संभाल लिया, क्या आप हमें एक मौका देंगे? औषधि क्षेत्र सुनकर ली जान को थोड़ी दिलचस्पी हुई। अगर उसमें उत्तम जड़ी बूटियां हो तो मेरे काम आ सकती हैं। तो चलो अभी चलते हैं। शुद्धिकरण में मुझसे बेहतर कोई नहीं, मिस म्यू ने मुश्किल से कहा। बाहर के लोगों को खेतों में घुसने की इजाजत नहीं, मुझे घर जाकर साहब के लिए परमिशन लेनी होगी। सीन बदलता है, वो लोग जंगल में जड़ी बूटियां खोजने आए थे। फिर उसने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी बहाकर जड़ी बूटियों को हथेली पर तैरा दिया। जल तत्व की विशाल एनर्जी जड़ी बूटियों के चारों ओर इकट्ठी होने लगी और अगले ही पल वे हरी रोशनी बनकर सब ली जान के शरीर में समा गईं। ली जान ने ध्यान केंद्रित किया और उसके रहस्यों को समझने लगा। इंसान मछली की तरह दुनिया में भटकता है, तकदीर की जंजीरों में कैद रहता है। राह बहुत लंबी है लेकिन उसमें कोई आत्मा नहीं घर करती। ली जान के शब्दों के साथ पूरा म्यू परिवार का औषधि क्षेत्र हिलने लगा। विस्फोटों की आवाज लगातार आ रही थी। मिस म्यू डर से बेरंग हो गई। बर्बाद, सब बर्बाद। इसी वक्त ली जान के पीछे से एक गरज आई। तू कौन है जो म्यू परिवार के खेत में उत्पात मचा रहा है? जीने का शौक है? आने वाली थी म्यू परिवार की बहू लुओ चुनक्सिन, जो एक अपर स्टेज सुपरनैचुरल यूजर थी जिसकी एबिलिटी जीडान 7 के बराबर थी। मिस म्यू ने तुरंत उससे विनती की, भाभी गुस्सा शांत करें। ली साहब ने जानबूझकर नहीं किया। ये सुनकर लुओ चुनक्सिन और भी भड़क गई। म्यू परिवार की होकर खेत उजड़ते देखा और चुप बैठी रही, बल्कि बाहर के आदमी का साथ दे
दे रही है। फिर उसने हाथ उठाकर मिस म्यू पर अटैक कर दिया, लेकिन ली जान ने तुरंत आकर उसे रोक लिया। खेत मैंने उजाड़ा है, इसका कोई लेना देना नहीं। लुओ चुनक्सिन ने तुरंत पीछे हटकर उसे देखा। कहाँ का बदतमीज लड़का है, खेत उजाड़ा और खुद भी बचना मुश्किल, अब इस लौंडी के लिए भी मुंह खोल रहा है। आज मैं तुझे बताऊंगी कि मुझसे बैर करने का अंजाम क्या होता है। उसके तेवर बदले, उसकी डरावनी लकड़ी तत्व की सुपरनैचुरल शक्ति चारों तरफ फैल गई। हथेली से 2 हरे गोले ली जान पर छोड़े, लेकिन ली जान ने न तो बचाव किया और न ही डरा। उसने एक और सिर हटाया और कोल्डनेस से कहा, बस इतनी सी ताकत और इतनी बड़ी बातें, लगता है तुम्हारा म्यू परिवार भी ऐसा वैसा ही है। ये बात लुओ चुनक्सिन के दिल पर तीर की तरह लगी। लड़के, तूने मौत मांगी है, थोड़ी ताकत मिली तो समझता है बड़ा आदमी बन गया, तुझे ताकत की औकात नहीं पता। बोलते हुए उसके पीछे मिस म्यू ली जान की चिंता करने लगी। भाभी सच में गुस्सा हो गई। लुओ चुनक्सिन ने कोल्ड हंसी हंसी, अगर हिम्मत है तो भागना मत, देखते हैं तू मेरा यह वार कैसे झेलता है, मर जा। अचानक लकड़ी तत्व की सुपरनैचुरल एनर्जी की बाढ़ ली, जान पर दौड़ी। मिस म्यू भागते हुए चिल्लाई, ली साहब भागो, लेकिन ली जान ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी और सोचा कि चलो सीखने के बाद इस जन्मजात शरीर की ताकत देखते हैं। अगले ही पल उसके चारों ओर सोने का कवच बन गया, जिसने सारे हमलों को बाहर रोक दिया। लुओ चुनक्सिन का पूरा शरीर कांप गया। ये कैसे हो सकता है? ली जान ने अपने कपड़े झाड़े, मैंने कहा ना थोड़ा ही काफी है। लुओ चुनक्सिन को इस बात ने पूरी तरह भड़का दिया। तूने मुझे मजबूर किया, मेरी आखिरी चाल दिखाता हूँ। आज खेतों को जलाकर राख कर दूंगी, पर तुझे जरूर मारूंगी। तुरंत ही लकड़ी तत्व की सुपरनैचुरल एनर्जी तलवारों की तरह हो गई, जहाँ गिरी वहाँ सब कट गया। मुश्किल है, ये तो भाभी का राक्षसों के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार है। विलो पत्ती हवा में मुझे, भाभी ली साहब को मैं लाई हूँ, सारा जिम्मा मेरा, कृपा करके उन्हें छोड़ दो। लेकिन लुओ चुनक्सिन ने किसी की न सुनी। तुझे मुझसे शर्त करने का कोई हक नहीं, पहले इसे मारूं फिर तुझसे हिसाब करूंगी। आज यह जरूर मरेगा। लकड़ी तत्व वाले साधक पौधों के क्षेत्र की मदद से थोड़ी देर के लिए अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, और लुओ चुनक्सिन की ताकत अब जिडान 7 तक पहुंच चुकी थी। इसका खतरा कम नहीं था। पल भर में पूरा म्यू परिवार का खेत आग की लपट्टों में घिर गया। मिस म्यू सिर पीट कर रोने लगी, ली साहब मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले ही पल दूर से ली जान की आवाज आई, बहुत कमजोर है, लगता है तुम अभी बहुत पीछे हो। मैं आमतौर पर कमजोरों से बात करके समझाता हूँ, लेकिन तुम तो लड़ना ज्यादा पसंद करती हो, तो फिर मुझे बेरहमी दिखानी पड़ेगी। जन्मजात शरीर निंग, एक सोने की किरण उसकी हथेली से निकली और लुओ चुनक्सिन की तरफ दौड़ी। लुओ चुनक्सिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका अपना बेहतरीन अटैक भी उसके एक बाल को नहीं हिला सका, इसलिए वे पूरी तरह घबरा गई। जल्दी रोको इसे। लेकिन ली जान की सोने की किरण ने बिना रुके उसके लकड़ी तत्व के कवच को भेद दिया। मैंने अपनी ताकत तो बढ़ा ली थी, फिर भी इतनी बुरी तरह हारी। इस आदमी की ताकत अथाह है। ली जान ने हाथ जेब में डाले और कदम बढ़ाया। मैंने जो बर्बाद किया उसकी भरपाई करूंगा, लेकिन तूने मुझे मारने की कोशिश की, इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मिस म्यू ने तुरंत विनती की, साहब घर का पूरा अधिकार मेरे बड़े भाई और भाभी के हाथ में है। अगर भाभी को कुछ हो गया तो भाई साहब जरूर आपको परेशान करेंगे। कृपा करके उन्हें इस बार माफ कर दें। हमारे म्यू परिवार की दवाइयाँ आपके काम आ सकती हैं। ली जान ने कोल्ड हंसी हंसी, तुम्हारी दया इन अत्याचारियों को और उकसाएगी। आगे की डील के लिए मैं इसे जाने दे सकता हूँ, लेकिन फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। कहकर उसने एक स्पिरिचुअल किरण छोड़ी, जिससे लुओ चुनक्सिन की दोनों टांगे काम न करने लगी। लुओ चुनक्सिन चीख पड़ी, लेकिन उसके मुंह से फिर भी गालियां निकली। कमीने, तूने मेरा खेत बर्बाद किया और मुझे भी लंगड़ा कर दिया। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके तेरे घर वालों को भी मार डालूंगी। ये बात ली जान को बहुत भाई। उसने उसे उठाकर उसका गला घोंटा और अगले ही पल लुओ चुनक्सिन खून में तब्दील हो गई। मिस म्यू को यकीन न आया कि ली जान सच में उसे मार सकता है, लेकिन ली जान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब हम डील कर सकते हैं।